अनुवादक नोबेल ही हिंदी ऑडियो नॉवल। वरिष्ठ कर्नल ने अपने बगल में बैठे लैन शुवान्यू की ओर देखा और बच्चे के आकर्षक रूप को देखकर चुप हो गए। उसके छोटे नीले बाल उसके माथे को ढके हुए थे, उसकी बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें चमकीली और भावपूर्ण थीं और उसके चिकने गाल इतने सुडौल थे कि मानो फूले हुए गुब्बारे हों। ये लिंटोन वैसे भी बचपन में बहुत सुंदर थी, लेकिन इस नन्हे लड़के के सामने तो उसे वाकई पीछे हटना पड़ा। नमस्कार नमस्कार, लैन शुवान्यू ने विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया। नमस्कार बच्चे। वरिष्ठ कर्नल ने लैन शुवान्यू के सिर को सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया, उनकी आंखों में कोमलता झलक रही थी। हालांकि जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि वे कुछ ज्यादा ही सहजता से पेश आ रहे हैं, उन्होंने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और लैन शियाओ को क्षमाप्रार्थी नजर से देखा। लैन शियाओ ने बस मुस्कुराकर सिर हिलाकर बात को टाल दिया। उन्हें अपने प्यारे बेटे के प्रति सबकी दीवानगी की आदत हो चुकी थी। पापा, ये लिंटोन ने पुकारा। वह स्कूल में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसने अपने पिता को एक दूसरे बच्चे के साथ खेलते हुए देखा। वरिष्ठ कर्नल ने लैन शियाओ से कहा, मेरा नाम ये फेंग है। वरिष्ठ कर्नल, मैं लैन शियाओ हूँ, लैन शियाओ ने जवाब दिया, यह महसूस करते हुए कि उसने वरिष्ठ कर्नल का नाम पहले सुना था। उसका जबड़ा कस गया। ये फेंग ने विनम्रतापूर्वक सिर हिलाया और अपनी बेटी के पास जाने के लिए वहां से चले गए। उनके सामने खड़ी शिक्षिका ने कहा, छोटे दोस्त, अब तुम्हारी बारी है पंजीकरण कराने की। नमस्कार शिक्षक, मेरा नाम लैन शुवान्यू है। लान शुवान्यू, 7 साल के हो तो प्रवेश के लिए तुम्हारी उम्र सीमा से अधिक है ना? आओ अपनी आध्यात्मिक शक्ति का परीक्षण करो। जब हल्की सफेद रोशनी एक चीज तक पहुंची तो उनके पीछे खड़े माता पिता पूरी तरह से चुप हो गए। जी लुओ शहर की एक सहायक संस्था होने के नाते हेवन लुओ एलिमेंट्री स्पिरिट मास्टर्स अकादमी निस्संदेह जी लुओ शहर का सर्वश्रेष्ठ प्राथमिक स्पिरिट मास्टर संस्थान था। वहां के लोग औसत से कहीं अधिक प्रतिभाओं को देखने के आदी थे। हालांकि लैन शुवान्यू की प्रतिभाएं उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थीं। लान शुवान्यू ने रैंक 10 यानी स्पिरिट मास्टर स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की। इस रैंक के लोगों को आधिकारिक तौर पर स्पिरिट मास्टर कहा जाता है क्योंकि उनके पास स्पिरिट रिंग और स्पिरिट स्किल्स होती हैं और उन्होंने अपने युद्ध कौशल को निपुणता से निखारा होता है। 10वें स्थान पर 7 वर्षीय बच्चे का होना न केवल एक असामान्य घटना थी, बल्कि यह एक भयावह स्थिति भी थी। खैर तुम्हारी रैंक 10 है, तुम प्रवेश कर सकते हो, शिक्षक ने घोषणा की, जो अभी भी हुई घटना से काफी स्तब्ध थे। ये लिंटोन ने भौहें चढ़ाकर लैन शुवान्यू को देखा। वह इस बात से परेशान थी कि उसके पिता ने किसी और बच्चे पर ध्यान दिया। वह हमेशा व्यस्त रहते थे, शायद ही कभी घर पर रहते थे, और जब आखिरकार उन्हें उसे स्कूल लाने का समय मिला तो उन्होंने किसी और बच्चे के साथ समय बिताया। अब जले पर नमक छिड़कने वाली बात यह है कि वह बच्चा रैंक 10 का निकला। ये लिंटोन ने लैन शुवान्यू को पुकारा। अरे! लान शुवान्यू ने मुड़कर उसकी ओर देखा। आपकी रैंक 10 है। उसने सहमति में सिर हिलाया। ये लिंटोन ने गर्व से अपना सिर ऊंचा किया। 10वीं रैंक पर होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बहुत जल्द उस रैंक तक पहुंच जाऊंगी और तुम्हें पीछे छोड़ दूंगी। जब मैं 7 साल की हो जाऊंगी तब मैं सिर्फ 10वीं रैंक पर नहीं रहूंगी। फिर वह धक्का देकर आगे बढ़ी और स्कूल के अंदर चली गई। ओह! लैन शुवान्यू उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसके रवैये से थोड़ी हैरान थी। अंदर पहले से ही वर्दी पहने एक शिक्षक उनका इंतजार कर रहा था, जो छात्रों को उनके संबंधित कमरों में ले जा रहा था। तुम्हारा मतलब ओह से क्या है? क्या तुम आश्वस्त नहीं हो? ये लिंटोन मुड़ी और उसे घूर कर देखा। लान शुवान्यू ने अपना सिर हिलाया। तभी ये लिंटोन को उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। वह वाकई बहुत सुंदर था। दुर्भाग्य से उसके मन में बस यही ख्याल आ रहा था कि उसके पिता उसे वह ध्यान दे रहे थे जो उन्हें उसे देना चाहिए था, और ऐसा करते समय उनके चेहरे पर जो प्यार भरी मुस्कान थी। ये याद करके कि उसके पिता उसके प्रति कभी इतने कोमल नहीं थे, उसका गुस्सा और बढ़ गया। ये लिंटोन ने उसे इशारा करके बुलाया। इधर आओ। लान शुवान्यू उसके पास गई। क्या बात है? ये लिंटोन ने कहा, मुझे तुम्हारा चेहरा नोचने दो। वह भले ही 10वें रैंक का हो, लेकिन ये लिंटोन बचपन से ही प्राचीन मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रही है, इसलिए उसे पूरा भरोसा है कि वह उसे हरा सकती है। हालांकि उसे लैन शुवान्यू की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। बस थोड़ा नरमी से लैन शुवान्यू ने कहा, मानो वह ये बात अक्सर कहता हो, और सच में वह ऐसा ही था। उसके चेहरे पर थोड़ी सी मासूमियत थी और उसका गोरा गुलाबी सा चेहरा अनगिनत लोगों ने छुआ था। ये लिंटोन थोड़ी अचंभित हुई, लेकिन फिर भी उसने हाथ बढ़ाकर लैन शुवान्यू के गाल को जोर से चुटकी काट ली। हालांकि यह अजीब था कि उसकी त्वचा को छूने के बाद ये लिंटोन का गुस्सा शांत हो गया। बहुत दर्द हो रहा है, लैन शुवान्यू चिल्लाया। वह एक कदम पीछे हट गया और उसे इल्जाम भरी निगाहों से देखने लगा। तुम बहुत निर्दयी हो। तो क्या हुआ? ये लिंटोन ने हठपूर्वक चुनौती दी। लान शुवान्यू ने अपना चेहरा मलते हुए गंभीरता से उससे कहा, मुझे मतलबी लोग पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें भी पसंद नहीं करता। मुझे तुम्हारी पसंद की जरूरत नहीं है, उसने जाने से पहले तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा। लान शुवान्यू उसके व्यवहार से हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने उसे कैसे नाराज किया। 100 से अधिक नए छात्र आए थे और उन्हें 6 कक्षाओं में विभाजित किया जाएगा। प्रत्येक कक्षा में 20 से 30 छात्र होंगे, जिनमें एक मुख्य शिक्षक होगा जो शिक्षण का प्रभारी होगा, और एक सहायक शिक्षक होगा जो उनकी जीवनशैली का प्रभारी होगा। कक्षा आवंटन परीक्षा उम्मीद से कहीं आसान थी क्योंकि छात्रों को केवल अपनी आत्मा को प्रकट करना था। इसे जानबूझकर आसान बनाया गया था क्योंकि स्कूल केवल छात्रों की आत्माओं को समझना चाहता था ताकि उन्हें उपयुक्त कक्षाओं में रखा जा सके। पहली कक्षा, पहली क्लास, बदतमीज टाइप। जब तुम्हारा नाम पुकारा जाए तो इधर आ जाना। ये लिंटोन ... पहली कक्षा, दूसरी क्लास, नियंत्रण समूह। जब आपका नाम पुकारा जाए तो कृपया इधर आ जाए। लैन शुवान्यू। प्रारंभिक स्पिरिट मास्टर्स अकादमी की शिक्षा में अभी तक स्पिरिट मास्टर्स के एक साथ काम करने का प्रशिक्षण शामिल नहीं है। इसका मुख्य ध्यान आत्माओं को समझने और स्वयं को बेहतर बनाने के लिए साधना विधियों पर केंद्रित है। ब्लू सिल्वर ग्रास की आत्मा से युक्त लैन शुवान्यू को स्वाभाविक रूप से प्रथम कक्षा के दूसरे भाग में रखा गया था, एक ऐसा भाग जो उन्हें अपनी आत्माओं को नियंत्रित करना सिखाता है। पहली कक्षा की दूसरी कक्षा में कुल 26 छात्र थे और सभी सामान्य श्रेणी के छात्र थे। लैन शुवान्यू को उस कक्षा में भेजे जाने के बाद उसने ये लिंटोन को दोबारा नहीं देखा। यह अच्छी बात थी कि जब लैन शियाओ लैन शुवान्यू को स्कूल से लेने आया तो उसने न तो ये फैन को देखा और न ही ये लिंटोन को। आज तुमने क्या सीखा? लैन शियाओ ने अपने बेटे से कार में बैठते हुए पूछा। हमें अपने सहपाठियों से जान पहचान हो गई। पापा, मैं पहली कक्षा की दूसरी क्लास में हूँ, इसलिए अगली बार जब आप मुझे लेने आए तो कहीं गलत जगह मत चले जाना, ठीक है? क्या आपने कोई नए दोस्त बनाए?
लान शुवान्यू ने सिर हिलाया। मेरे सहपाठियों ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। पापा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यह क्या है? पापा, अगली बार अगर कोई मेरा चेहरा नोचने की कोशिश करे तो क्या मैं मना कर सकती हूँ? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, लैन शुवान्यू ने कबूल किया। लान शियाओ एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाला और अपने बेटे को आश्वस्त करते हुए कहा, बिल्कुल तुम कर सकते हो। ये तुम्हारी मर्जी है। अनुवादक नोबेल ही हिंदी ऑडियो नॉवल। लान शियाओ ने अपने बेटे के स्कूल के पहले दिन के बारे में और पूछताछ की ताकि उसे पता चल सके कि आखिर हुआ क्या था। जब लान जुवान्यू ने पुष्टि की कि सब कुछ सामान्य था तो उसने राहत की सांस ली। उसका बेटा स्कूल जाना शुरू कर चुका था और बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग नहीं था। उन्हें उम्मीद थी कि उनका बेटा अपने सहपाठियों से अलग नहीं दिखेगा, क्योंकि इससे केवल अधिक ध्यान आकर्षित होगा। उनके लिए अपने परिवार की शांति और खुशी अधिक महत्वपूर्ण थी। बेटा, तुम्हें खूब मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है? अगर तुम अंतिम परीक्षा में अच्छे नंबर लाओगे तो पापा और मम्मी तुम्हें स्वर्गलोक ग्रह पर खेलने ले जाएंगे। हम तुम्हें अंतर्ग्रहीय यात्रा का आनंद दिलाएंगे, लैन शियाओ ने मुस्कुराते हुए उससे कहा। हुर्रे हुर्रे, लैन जुवान्यू ने उत्साह से कहा। उसे न केवल स्पिरिट गाइडेंस फ्लाइंग कार्ड में दिलचस्पी थी, बल्कि विमानों और अंतर्ग्रहीय युद्धपोतों में भी, जो उसने टेलीविजन पर देखे थे। अगले दिन लैन शुवान्यू ने अपनी सामान्य कक्षाएं शुरू कर दी। दोपहर की सभी कक्षाएं कक्षा 2 की शिक्षिका द्वारा ली जाती थीं। उनके पाठ का शीर्षक था आध्यात्मिक गुरुओं का बुनियादी ज्ञान। पहली कक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार 2 सबसे महत्वपूर्ण विषय थे, स्पिरिट मास्टर्स का बुनियादी ज्ञान और स्पिरिट बीस्ट्स का बुनियादी ज्ञान। दूसरी कक्षा की शिक्षिका का नाम क्यू युक्सिन था, वह प्यारी और मिलनसार स्वभाव की थी। छात्रों, चूंकि आप सभी कल एक दूसरे को जान चुके हैं, इसलिए आज मैं स्पिरिट मास्टर्स के बारे में बात करूंगा। यहाँ होने का अर्थ है कि आप सभी कम से कम आध्यात्मिक शक्ति से युक्त एक आध्यात्मिक विद्वान हैं। आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रौद्योगिकी की निरंतर प्रगति के साथ कई उच्च तकनीक वाले उपकरण और हथियार उपलब्ध हैं जिनका उपयोग सामान्य मनुष्य कर सकते हैं। तो फिर हमें साधना के माध्यम से शक्तिशाली आध्यात्मिक गुरु बनने की आवश्यकता क्यों है? इसका कारण यह है कि वैज्ञानिक अनुसंधान की दिशा यह है कि सामान्य मनुष्य भी स्पिरिट मास्टर्स जैसी क्षमताएं और युद्ध शक्ति प्राप्त कर सके। हालांकि मूल स्रोत की ओर देखें तो स्पिरिट मास्टर्स अभी भी सामान्य मनुष्यों से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, हमारा स्पिरिट मेचा पहले ही बहुत उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। संतुलन उपकरण और स्थिरता हेलमेट के आविष्कार से सामान्य लोग अधिक आघात सहन कर सकते हैं और इस प्रकार मेचा को बेहतर ढंग से संचालित कर सकते हैं। हालांकि अगर कोई स्पिरिट मास्टर मेका का इस्तेमाल करता है तो उसकी सहनशक्ति मेका से और भी अधिक शक्ति उत्पन्न करेगी। स्पिरिट मेका 10,000 वर्षों की उन्नति के बाद भी इस तथ्य को नहीं बदल पाएगी। इसलिए हम स्पिरिट मास्टर्स निस्संदेह सबसे उत्कृष्ट मानव हैं। चूंकि आप सभी यहाँ स्पिरिट मास्टर बनना चाहते हैं, इसलिए आपको एक शक्तिशाली स्पिरिट मास्टर बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। फिलहाल भले ही शांति बनी हुई हो, लेकिन अंतर्ग्रहीय संबंधों पर हमारे निरंतर शोध के कारण हम हर तरह के खतरों के संपर्क में हैं। हमें और मजबूत बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि हम फेडरेशन, अपने परिवारों और खुद की रक्षा कर सकें। वह जानती थी कि ये 6 साल के बच्चे वास्तव में इन प्रमुख सिद्धांतों को नहीं समझते हैं, लेकिन एक शिक्षिका होने के नाते उसे फिर भी उनका मार्गदर्शन करना था। आज मैं सबसे सरल विषय पर बात करूंगा, हमारी स्पिरिट मास्टर रैंकिंग। 10,000 साल पहले हमारे स्पिरिट मास्टर्स को 10 श्रेणियों में बांटा गया था और हर 10 स्तर एक श्रेणी थी। उदाहरण के लिए, एक स्तर 0 से 10 तक को स्पिरिट स्कॉलर कहा जाता है। स्पिरिट रैंक प्राप्त करने के बाद ही आप स्पिरिट मास्टर की श्रेणी तक पहुंच सकते हैं। सौभाग्य से हमारे पास यहाँ एक 10वीं श्रेणी का छात्र है और वह सबके सामने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकता है। ध्यान से सुनो क्योंकि वह आप सभी का अगला लक्ष्य होगा। छात्र लैन शुवान्यू, कृपया खड़े हो जाओ। लान शुवान्यू आज्ञाकारी भाव से खड़ी हो गई। क्यू युक्सिन ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, आगे बढ़ो और अपनी आत्मा को मुक्त करो। लैन जुवान्यू ने सिर हिलाया। उसने अपना बायां हाथ उठाया और उसकी हथेली पर नीले रंग के प्रभामंडल के धब्बे बन गए, साथ ही सफेद प्रभामंडल से घिरी नीली चांदी की घास का एक गुच्छा दिखाई दिया। नीली चांदी जैसी घास पर हल्की चांदी की आभा देखने में कोई खास नहीं लग रही थी, लेकिन जब उन्होंने घास की सतह पर ओस की बूंदें देखी तब उन्हें एहसास हुआ कि घास की सुगंध अचानक बहुत तेज हो गई है। क्यू युक्सिन ने कहा, सबने देखा होगा, है ना? छात्र लैन शुवान्यू की आत्मा नीली चांदी की घास है। यह एक साधारण प्रकार की आत्मा है, लेकिन 7 साल की उम्र में इस स्तर तक साधना कर पाना इस बात का प्रमाण है कि नीली चांदी की घास में कुछ हद तक उत्परिवर्तन हुआ है। क्या आपने घास पर चांदी के पैटर्न और पानी की बूंदों पर ध्यान दिया? ये दोनों उत्परिवर्तन के कारण हो सकते हैं। इसके अलावा घास के चारों ओर जो सफेद प्रभामंडल है उसे आत्मा का वलय कहा जाता है। यह आत्मा के स्वामी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि सफेद स्पिरिट रैंक केवल 10 साल के लिए ही मान्य है, लेकिन फेडरेशन ने इसकी रैंक बढ़ाने के तरीके खोज लिए हैं। बेशक यह अधिक महंगा होगा, लेकिन जब तक छात्र लैन शुवान्यू उच्च स्तर की साधना कर सकता है तब तक उसके पास अपनी स्पिरिट रैंक को अपग्रेड करने का मौका है। ठीक है लैन शुवान्यू, तुम अपनी आत्मा को वापस बुला सकते हो। लैन शुवान्यू ने अपनी नीली चांदी की घास वापस बुला ली और बैठ गया। स्पिरिट रिंग्स स्पिरिट मास्टर्स के बीच के अंतर को दर्शाती है, क्यू युक्सिन ने आगे कहा। शुरुआती कुछ रैंकों को पार करने और स्पिरिट स्कॉलर और स्पिरिट मास्टर बनने के बाद कोई व्यक्ति 10 और रैंकों को पार करके ग्रैंड स्पिरिट मास्टर बन सकता है। इसके बाद स्पिरिट एल्डर, स्पिरिट एंसेस्टर, स्पिरिट किंग, स्पिरिट एम्परर, स्पिरिट सेज, स्पिरिट डोलू और टाइटल डोलू आते हैं। रैंक 90-100 को टाइटल डोलू के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनमें कुछ अंतर हैं। उदाहरण के लिए रैंक 95 और उससे ऊपर वाले को सुपर डोलू और रैंक 99 वाले को एक्सट्रीम डोलू के रूप में जाना जाता है। ये अंतर इसलिए मौजूद है क्योंकि डोलू लोग के ऐतिहासिक युद्ध से पहले स्पिरिट मास्टर्स के लिए रैंक 99 ही अधिकतम सीमा थी। महान शक्ति की एक पीढ़ी डोलू ड्रैगन सम्राट तांगवुलिन के नेतृत्व में फेडरेशन ने उस रसातल लोक को पराजित किया जो हमें निगलना चाहता था। उन्होंने रसातल को मातृग्रह में समाहित कर लिया, जिससे मातृग्रह का प्राचीन जीवन वृक्ष एक शाश्वत वृक्ष में विकसित हो गया और संपूर्ण मातृग्रह उसके साथ विकसित हो सका। उस महाकाव्य युद्ध का प्रभाव वर्तमान पर पड़ा क्योंकि उस युद्ध के फल के बिना फेडरेशन के पास अंतरतारकीय प्रवासियों के लिए संसाधन भी नहीं होते। अगाध खाई को निगलने के बाद मातृग्रह अगले स्तर तक उन्नत हो गया, यहाँ तक कि उसका ऊर्जा स्तर भी बढ़ गया। आप सभी उन्नत स्पिरिट मास्टर्स अकादमी में देव रैंकों के बारे में और अधिक जानेंगे, इसलिए मैं आज यहाँ इसे दोहराऊंगा नहीं।
आपको बस उन 10 रैंकों के नाम याद रखने हैं जिनका मैंने पहले उल्लेख किया था। अपने पिता से पहले ही कुछ जानकारी सुनने के बावजूद लेन शुआन्यू ने अपना ध्यान केंद्रित रखा और अच्छे व्यवहार के साथ शिक्षक की बात को बहुत ध्यान से सुना। कल अपने सहपाठियों से मिलने के बाद उसे पता चला कि वह कक्षा 2 में एकमात्र ऐसा प्रथम श्रेणी का छात्र था जिसका रैंक 10 से ऊपर था, जिसका अर्थ था कि उसके पास सबसे मजबूत आध्यात्मिक शक्ति थी। उनकी सुबह सैद्धांतिक कक्षाएं होती थीं और दोपहर में युद्धाभ्यास। पहली कक्षा के एक बच्चे के लिए ये तथाकथित वास्तविक युद्धाभ्यास वास्तव में शारीरिक व्यायाम थे। कक्षा 2 के युद्ध कौशल के पाठ कक्षा 1 के साथ ही आयोजित किए गए थे, जिसका मतलब था कि लेन शुआन्यू को ये लिंटोन से फिर से मिलने का मौका मिलेगा। अनुवादक नोबेल ही हिंदी ऑडियो नॉवल। ये लिंटोन ने भी लेन जुवान्यू को देखा था। हालांकि उसका गुस्सा और शत्रुता काफी हद तक कम हो गई थी, फिर भी उसकी याददाश्त बहुत अच्छी थी और वह पुरानी बातों को याद रखने की आदी थी। उसे जो बात स्पष्ट रूप से याद थी वही ये थी कि लेन जुवान्यू ने कहा था कि वह उसे पसंद नहीं करता। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इस बात की परवाह है कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं? मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करती, उसने मन ही मन सोचा। लान शुआन्यू कद में लंबा नहीं था, लेकिन उसका चेहरा इतना आकर्षक था कि ये लिंटोन ने उसे भीड़ में तुरंत पहचान लिया। मैदान के 3 चक्कर लगाओ, फिर तुम सब आराम कर सकते हो, शिक्षक ने निर्देश दिया। एक चक्कर 400 मीटर का था और हालांकि 3 चक्कर ज्यादा नहीं थे, फिर भी 6 साल के बच्चों के लिए इसे आसान नहीं माना जाता था। वे पहली कक्षा के छात्र थे और उन्होंने अभी अभी स्कूल में दाखिला लिया था। शिक्षक उन पर ज्यादा दबाव नहीं डालेंगे। यह मैदान जी यूनिवर्सिटी शाखा भवन के भूमिगत तल पर स्थित था। इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर दिख रहे नीले आसमान और सफेद बादलों में सूर्य के प्रकाश से सामान्य ऊर्जा प्राप्त करने की क्षमता थी और अच्छी वेंटिलेशन प्रणाली के कारण किसी को भी घुटन महसूस नहीं होती थी। प्रत्येक राउंड 400 मीटर का था और हालांकि 3 राउंड बहुत दूर नहीं थे, लेकिन 6 साल के बच्चों के लिए भी यह आसान नहीं था। दोनों कक्षाओं के चारों शिक्षक अपने रिकॉर्डिंग उपकरण पकड़े मैदान के किनारे खड़े थे। दौड़ना बच्चों की सहनशक्ति पर नजर रखने का सबसे अच्छा तरीका था और वे अपने नए छात्रों का बेहतर आकलन करना चाहते थे। शुरू करना। शिक्षक के आदेश पर ये लिंटोन सबसे पहले बाहर निकली और अपनी उस गति से सभी शिक्षकों को आश्चर्यचकित कर दिया जो एक बच्चे के लिए अविश्वसनीय थी। जैसे ही वह आगे बढ़ी, अन्य बच्चे भी प्रतिस्पर्धा करने लगे और कुछ अन्य बच्चे भी तेजी से उसके पीछे पीछे चलने लगे। दूसरी ओर लेन शुआन्यू कक्षा 2 में मध्य स्थान पर था और अन्य छात्रों के साथ आराम से दौड़ रहा था। उसने ये लिंटोन की गति पर ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि वह अपने पिता की चेतावनी के बारे में ही सोच रहा था। ज्यादा दिखावा मत करना और अपने दाहिने हाथ पर नीली चांदी की घास का कभी इस्तेमाल मत करना। उसके पैर बहुत मजबूत थे और जिस गति से वह चल रहा था उससे उसे जरा भी थकान नहीं हो रही थी। आखिरकार वह पहले से ही स्पिरिट पावर के 11वें रैंक पर था। पहले वह 10वें रैंक पर था, लेकिन सफेद स्पिरिट रिंग के अचानक प्रकट होने के बाद वह स्वतः ही रैंक पार करके 11वें रैंक पर पहुंच गया। ये लिंटोन ने एक चक्कर पूरा कर लिया था कि तभी उसे थोड़ी दूरी पर लेन जुवान्यू फिर से दिखाई दी। लेन जुवान्यू धीमी नहीं थी, बल्कि वह बहुत तेज दौड़ रही थी और बाकी छात्रों से एक चक्कर आगे निकल चुकी थी। उसने एक बार फिर आक्रामक ढंग से अपनी गति बढ़ा दी और अपने पीछे आने वाले छात्रों को पीछे छोड़ दिया। कुछ ही सेकंड में वह लेन जुवान्यू के पास पहुंच गई और दौड़ते हुए जानबूझकर उसे छूते हुए निकल गई। लान शुआन्यू थोड़ा चौंक गई, लेकिन जब उसने ये लिंटोन को अपने पास से दौड़ते हुए देखा तो उसने बुदबुदाते हुए कहा, कम से कम तुमने अपना रवैया तो सुधार लिया है। ये लिंटोन उसकी फुसफुसाहट सुनकर लड़खड़ा गई। वह मुड़ी और उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, तुमने क्या कहा? क्या? रुको, सावधान रहो। लेन शुआन्यू ने चेतावनी देते हुए आगे की ओर इशारा किया। अयो! जैसे ही ये लिंटोन मुड़ी, वह अपने सामने खड़े एक छात्र से टकरा गई और वह छात्र भी उसके साथ पटरियों से बाहर गिर पड़ा। लान शुआन्यू ने भौहें चढ़ाकर उनकी ओर देखा। पापा ने कहा था कि चलते या दौड़ते समय हमेशा ध्यान देना चाहिए। लगता है वो सही कह रहे हैं। 10 सेकंड बाद ये लिंटोन फिर से उसके पास पहुंच गई। मैंने तुम्हें पकड़ लिया, मैं तुमसे तेज हूँ, उसने झुंझलाते हुए उसे चिल्लाकर कहा। लान शुआन्यू ने पलकें झपकाईं। ओह ठीक है, तुम हार गए, ये लिंटोन ने गर्व से कहा। लान शुआन्यू ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या मैं तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा में था? तुम में बिल्कुल भी प्रतिस्पर्धा की भावना क्यों नहीं है? क्या तुम सच में लड़के हो? ये लिंटोन ने गुस्से से उसकी ओर देखा। लड़का होने का प्रतिस्पर्धा से क्या लेना देना है? शायद यह उसके पिता के चरित्र का प्रभाव था, लेकिन लेन जुवान्यू कभी भी प्रतिस्पर्धी स्वभाव का नहीं रहा है। ये लिंटोन उसे लात मारना चाहती थी, लेकिन उसके पीछे के छात्र उसका पीछा करते हुए उसके करीब आ रहे थे, इसलिए उसने उसे घूरकर कहा, बस तुम रुक जाओ। फिर उसने अपनी गति दोगुनी कर दी और बाकी सभी को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गई। दोनों कक्षाओं को मिलाकर 50 से अधिक छात्र थे और ये लिंटोन ने सबसे पहले परीक्षा पूरी की, जबकि लेन शुआन्यू ने 32वां स्थान प्राप्त किया। कियू युक्सिन ने अपने बगल में बैठे सहायक शिक्षक से कहा, ये लेन शुआन्यू थोड़ा धीमा क्यों है? वह पहले ही 10वीं रैंक पार कर चुका है और तर्कसंगत रूप से देखा जाए तो उसे इस गति से नहीं दौड़ना चाहिए। सहायक शिक्षिका, जो एक बुजुर्ग महिला थी, मुस्कुराई और बोली, वह धीमा तो है लेकिन स्थिर है। ऐसा नहीं लगता कि वह तेज दौड़ने की कोशिश कर रहा है। इस बच्चे का स्वभाव काफी स्थिर लगता है, जो अच्छी बात है और 7 साल के बच्चे के लिए दुर्लभ है। अरे वह तो कक्षा 1 की ये लिंटोन है ना? सीनियर कर्नल ये फैंग की बेटी। लगता है वह लेन शुआन्यू को ढूंढने गई है। कियू युक्सिन ने महसूस किया कि ये लिंटोन दौड़ पूरी कर चुकी लेन शुआन्यू की और काफी आक्रामक ढंग से बढ़ रही थी। उसने कुछ उत्साह से पूछा, क्या वे लड़ने वाले हैं? प्रारंभिक स्पिरिट मास्टर्स अकादमी में वे लड़ाई झगड़ों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते, खासकर हेवन लुओ अकादमी जैसे प्रतिष्ठित विद्यालय में, जो हेवन लुओ ग्रह का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय था। उनकी शिक्षा का सिद्धांत विद्यार्थियों की क्षमता को यथासंभव निखारना था और विद्यालय में लड़ाई झगड़ा या अभ्यास अक्सर बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना जगाता था, इसलिए वे इसे एक अच्छी बात मानते थे। जाहिर है शिक्षकों की निगरानी में यह ज्यादा खतरनाक नहीं होता था। ये लिंटोन अभी भी हौंफते हुए लेन शुआन्यू के पास गई और चुनौती देते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करना चाहूंगी। लान शुआन्यू ने आश्चर्य से अपना सिर हिलाया। मैं नहीं चाहता। क्यों? ये लिंटोन ने काफी जोर से पूछा, जिससे अन्य बच्चों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। एक सच्चा मर्द औरतों से झगड़ा नहीं करता। मम्मी ने कहा था कि मुझे लड़कियों को परेशान नहीं करना चाहिए, लेन शुआन्यू ने गंभीरता से उससे कहा।
क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सामने टिक पाओगे सिर्फ इसलिए कि तुम 10वें रैंक पर हो? खुद को बड़ा मत समझो, उसने घमंड से कहा और ठीक उसके बाद उस पर झपट पड़ी। लैन शुवान्यू को किसी भी प्रकार की लड़ाई का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए वह एक कदम पीछे हट गया और सहज रूप से उसके हमले को रोकने के लिए अपने हाथ ऊपर उठा लिए। ये लिंटोन ने लैन जुवान्यू का दाहिना हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया, फिर उसके बाएं पैर पर लात मारी। इसके बाद उसने अपना शरीर आधा घुमाया और उसे अपने कंधे पर उठाकर फेंकने की तैयारी करने लगी। जबकि यू युक्सिन दौड़कर वहां पहुंची तो उसने ये लिंटोन की सहज और प्रभावमयी गतिविधियों को देखा। बच्चे की हरकतें तेज और फुर्तीली थी, जो उन्नत प्रशिक्षण के संकेत दे रही थी। दूसरी ओर लैन जुवान्यू ने घबराहट में हाथ पैर मारने के अलावा कोई रक्षात्मक या आक्रामक हरकत नहीं की। ये सभी को स्पष्ट था कि उसने कभी अभ्यास या वास्तविक युद्ध नहीं लड़ा था। लान शुवान्यू सचमुच घबरा गया था। ये लिंटोन द्वारा इस तरह खींचे जाने पर वह और पीछे नहीं हट सकता था, और जैसे ही ये लिंटोन मुड़ी, उसका दाहिना हाथ उसके कंधे पर जा लगा। ये लिंटोन के कंधों और पीठ से ही सारी ताकत आ रही थी। लैन शुवान्यू की लंबाई लगभग उसके बराबर थी और उसके पैर पलक झपकते ही जमीन से ऊपर उठ गए। वह पहले कभी ऐसी स्थिति में नहीं था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इसलिए जब ये लिंटोन ने उसे अपने कंधे पर उठाकर सहारा दिया तो आत्मरक्षा के लिए सहज प्रतिक्रिया में उसका दाहिना हाथ गर्म होने लगा। कुछ ही देर में उसके पूरे शरीर में गर्मी की लहर दौड़ गई और डर की भावना गायब हो गई। जैसे ही ये लिंटोन ने लैन शुवान्यू की कलाई पकड़ी, हिंसा की उसकी प्यास बुझ गई। वह जानती थी कि उसकी आंखों में दिख रही घबराहट का मतलब है कि उसने पहले कभी किसी तरह की लड़ाई नहीं लड़ी है, और उसने कंधे से धक्का देने वाले वार में कंबल लगाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। हालांकि जैसे ही वह उसे जमीन पर पटकने और कंधे से जोरदार वार करने वाली थी, लैन जुवान्यू का वजन अचानक बढ़ने लगा। वह इतना भारी हो गया जैसे उसकी पीठ पर पहाड़ हो कि ये लिंटोन के पैर लड़खड़ा गए और वह उसके भार के नीचे जमीन पर गिर पड़ी। बूम! वहां पूरी तरह सन्नाटा छा गया था। पहली और दूसरी कक्षा के सभी छात्र उनकी ओर उमड़ पड़े और उनके फैले हुए शरीरों को घूरने लगे। ये लिंटोन सबसे नीचे एक भद्दी स्थिति में पड़ी थी, जबकि लैन शुवान्यू उसकी पीठ पर लेटी हुई थी और भ्रमित दिख रही थी। शिक्षक अचंभित रह गए। उसने बल का पूरा लाभ उठाया और कंधे से फेंकी गई गेंद एकदम सटीक थी। तो आखिर हुआ क्या? अनुवादक नोबेल ही हिंदी ऑडियो नॉवल। कियू युक्सिन ने सिर हिलाया। लगता है छोटी बच्ची में उतनी ताकत नहीं है। हालांकि लैन शुवान्यू को अभी भी अपने युद्ध कौशल में सुधार करने की जरूरत है। वह बस भाग्यशाली रहा क्योंकि वह बहुत भारी था। इसकी उम्मीद नहीं थी। लान शियान्यू जमीन से उठ खड़ा हुआ। ये लिंटोन वहीं बेसुध पड़ा रहा। उसने भोलेपन से शिक्षक की ओर देखा और समझाया, शिक्षक जी, शुरुआत तो उसी ने की थी। जब कियू युक्सिन ने देखा कि ये लिंटोन हिल नहीं रही है तो वह तुरंत आगे बढ़ी और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। लड़की बेहोश पड़ी थी। उसके चेहरे पर घास के कुछ तिनके चिपके हुए थे, जो स्पष्ट रूप से काफी जोर से दबाए जाने के संकेत दे रहे थे। उसे तुरंत अस्पताल भेजो। 1 घंटे बाद लैन शुवान्यू को दोबारा अपना वजन करने का आदेश दिया गया। उसकी लंबाई 1.3 मीटर और वजन 23 किलोग्राम था, जो 6 साल के बच्चे के लिए बिल्कुल सामान्य लंबाई और वजन था। अगली बार जब लैन जुवान्यू ने ये लिंटोन को देखा तो 3 दिन बीत चुके थे। उसका चेहरा अब भी थोड़ा पीला था और वह कुछ अस्वस्थ लग रही थी। वह अब शारीरिक व्यायाम के दौरान आगे नहीं दौड़ती थी, बल्कि पीछे धीरे धीरे जॉगिंग करना पसंद करती थी। अन्य छात्र बीच बीच में उन दोनों को देखते रहे, हंसते रहे और फुसफुसाते रहे। ये लिंटोन की लान शुवान्यू के प्रति शत्रुता 10 गुना बढ़ गई। उस दिन लान शुवान्यू ने लगभग उसे कुचल ही दिया था, जिससे उसकी छाती की हड्डी टूट गई थी। बेशक स्पिरिट मास्टर के इलाज के बाद वह ठीक हो गई, लेकिन कुछ समय तक वह कोई भी जोरदार अभ्यास नहीं कर पाई। उसने अपने पिता से पूछा कि उसके साथ ऐसा कैसे हुआ, और उसे केवल यही जवाब मिला, स्पिरिट स्किल्स। अब उसने ठान लिया था कि वह अपनी स्पिरिट स्किल हासिल करेगी और अंततः लान शुवान्यू को हराएगी। दूसरी ओर लैन शुवान्यू को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इसका मुख्य कारण ये था कि वह सचमुच मानता था कि वह निर्दोष है। जाहिर है, उसके मासूम चेहरे को देखकर शिक्षकों को भी लगा कि उस दिन जो कुछ हुआ वह महज एक संयोग था। बस तुम तब तक इंतजार करो जब तक मैं 10वें रैंक पर नहीं पहुंच जाती। एक बार जब मुझे मेरी स्पिरिट रिंग मिल जाएगी तो मैं तुम्हें फिर से चुनौती दूंगी, ये लिंटोन ने आक्रामक लहजे में कहा और उसके पास से दौड़ती हुई निकल गई। प्राथमिक विद्यालय में जीवन नियमित और नीरस था। लान शुवान्यू प्रतिदिन मन लगाकर पढ़ाई करता था और पूरी एकाग्रता से पढ़ता था। इसी कारण वह संस्कृति, आध्यात्मिक जीवों के बुनियादी ज्ञान और लगभग हर विषय में शीर्ष स्थान प्राप्त करता था। ये स्वाभाविक था क्योंकि उसके पिता प्राचीन आध्यात्मिक जीव अनुसंधान केंद्र के प्रमुख थे। वह विद्वानों के परिवार से आता था। देखते ही देखते आधा साल बीत गया। अंतिम परीक्षा का समय लगभग आ गया था। बेटे, क्या तुम परीक्षा को लेकर आश्वस्त हो? नान शियाओ ने मुस्कुराते हुए लैन शुवान्यू से पूछा। मम्मी, मैं तैयार हूँ। पापा, आप अपना वादा निभा रहे हैं ना? अगर मैं अच्छा प्रदर्शन करूं तो आपको मुझे स्वर्ग लोकग्रह पर एक बड़े उड़ने वाले जहाज में खेलने के लिए ले जाना होगा। लैन शुवान्यू उत्साह से चौड़ी आंखों से अपने पिता की ओर मुड़ा। लान शियाओ हंसते हुए बोली, बिल्कुल, लेकिन आपको अपने सभी विषयों में शीर्ष 3 में होना होगा, ठीक है? जी, मैं कर सकती हूँ, लैन शुवान्यू ने वादा किया। पापा, मैं बस टॉयलेट जाती हूँ और फिर हम जा सकते हैं। ठीक है। नान चेन ने चिंता भरी मुस्कान के साथ लैन शुवान्यू को जाते हुए देखा। लगता है हमारा बेटा वाकई बहुत प्रतिभाशाली है ना? लेकिन वह उसकी साधना को लेकर चिंतित थी। आत्मा जागृति के बाद से ही लैन शियाओ और नान चेन को चिंता सता रही थी कि छोटा जुवान्यू अपनी आध्यात्मिक क्षमता के मामले में बाकी छात्रों से अलग होगा। हालांकि पिछले 6 महीनों में उन्होंने कुछ अलग देखना शुरू कर दिया था। बेशक लैन जुवान्यू पढ़ाई और युद्धाभ्यास में अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। वह 11वें स्थान पर ही अटकी हुई थी। उनकी उम्र और जन्मजातपूर्ण आध्यात्मिक शरीर को देखते हुए उन्हें 6 महीने में कम से कम 2 से 3 पद ऊपर उठ जाना चाहिए था। सामान्य बच्चों से भी हर 6 महीने में 1 पद ऊपर उठने की उम्मीद की जाती थी। उनके पदोन्नति की गति केवल 20वें पद पर ही धीमी होनी चाहिए थी। तार्किक रूप से देखा जाए तो जिसके पास जन्मजात पूर्ण आध्यात्मिक शरीर हो उसे औसत आध्यात्मिक गुरु की तुलना में कहीं अधिक तेजी से साधना करनी चाहिए। हालांकि आधा साल बीत चुका था और लैन शुवान्यू ने कुछ साधना तो अर्जित कर ली थी, लेकिन उसकी साधना का स्तर नहीं बढ़ा था। उन्हें इस धीमी प्रगति का मतलब नहीं पता था। ज्यादा चिंता मत करो। वैसे भी क्या यह अच्छी बात नहीं है? वह स्कूल में बहुत अच्छा कर रहा है और ज्यादा ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रहा है।
वह हमेशा से मेरी तरह स्थिर और शांत रहा है। उसने अभी शुरुआत ही की है, इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जब लान शियाओ और लान शुवान्यू अकादमी पहुंचे तो उनकी मुलाकात ये फैन से हुई जो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने आ रहे थे। जब ये लिंटोन ने लैन शुवान्यू को देखा तो उसकी आंखें उत्साह से भर गईं। सुप्रभात चाचा जी, लैन शुवान्यू ने ये फैन को विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया। आपको भी सुप्रभात। ये फैन हमेशा से गंभीर स्वभाव का था, लेकिन जब उसने लैन जुवान्यू को देखा तो उसके चेहरे की कठोर रेखाओं के बीच एक स्पष्ट कोमलता झलक रही थी। पापा, ये लिंटोन ने ये फैन की कमीज खींचते हुए पुकारा। जाओ अपनी परीक्षा दो, ये फैन ने उसके कंधे पर हल्के से थपथपाते हुए उससे कहा। ये लिंटोन को बहुत बुरा लगा। उसके पिता लैन शुवान्यू के साथ उससे कहीं बेहतर व्यवहार कर रहे थे। उसने तिरछी निगाहों से लैन जुवान्यू की ओर देखा, उसके पास गई और उसकी आस्तीन खींचते हुए बोली, चलो साथ में अंदर चलते हैं। अच्छा ठीक है। लैन शुवान्यू ने अपने पिता को हाथ हिलाकर अभिवादन किया और फिर उसके पीछे पीछे चल दिया। लान शुवान्यू, क्या तुम कुछ जानना चाहते हो? ये लिंटोन ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा जब वे साथ साथ चल रहे थे। लान शुवान्यू को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन भले ही वह पहली बार उस पर मुस्कुरा रही थी, फिर भी उसे जरा भी सुकून नहीं मिला। यह क्या है? उसने पूछा। ये लिंटोन ने उत्तर दिया, आज सुबह हमारी संस्कृति कक्षा की परीक्षा होगी और दोपहर में वास्तविक युद्ध परीक्षा होगी। कक्षा 1 और 2 एक साथ युद्ध परीक्षा देंगी। अचानक लैन शुवान्यू को समझ आ गया कि वह क्या कहना चाह रही थी। तुम्हारा वर्ग आक्रामक प्रकार का है और मेरा वर्ग नियंत्रण प्रकार का, क्या यह अनुचित नहीं है? यह अनुचित नहीं है। अधिकांश छात्र अभी तक रैंक 10 तक नहीं पहुंचे हैं और उनके पास स्पिरिट स्किल्स नहीं है। ये बस एक साधारण मुकाबला होगा। लान शुवान्यू ने सिर हिलाया। यह अभी भी अन्यायपूर्ण है। मेरे पास एक आध्यात्मिक कौशल है और शिक्षक शायद मुझे अन्य छात्रों के साथ अभ्यास करने की अनुमति नहीं देंगे। ये लिंटोन अचानक रुक गई और उसकी ओर मुड़ी। तो फिर एक और बात है जो तुम्हें जरूर जाननी चाहिए। मैं अब रैंक 10 पर हूं और मुझे अपना पहला स्पिरिट स्किल भी मिल गया है। और क्योंकि शिक्षकों ने लड़कियों को अपना प्रतिद्वंदी चुनने दिया है ताकि वे तुम लड़कों को एक सज्जन व्यक्ति बनना सिखा सके। फिर मिलते हैं, लैन जुवान्यू। उसने लैन शुवान्यू का हाथ छोड़ दिया और खुशी से उसकी ओर देखते हुए उछलती हुई चली गई। लान शुवान्यू ने पलकें झपकाईं, अचानक उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। सुबह की परीक्षाएं सुचारू रूप से संपन्न हुई। लैन शुवान्यू एक बहुत ही गंभीर छात्र था और अपने परिवार के विद्वतापूर्ण प्रभाव के कारण उसे संस्कृति की परीक्षा काफी आसान लगी और उसने सभी प्रश्नों के उत्तर देने का भरसक प्रयास किया। दरअसल इसकी मुख्य वजह ये थी कि उसे स्वर्गलोक ग्रह की यात्रा का वादा किया गया था और वह पूरे स्कूल सत्र के दौरान इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। दोपहर के भोजन के बाद उन्हें 1 घंटे का आराम दिया गया, जिसके बाद उन्हें युद्ध परीक्षा के लिए उपस्थित होना था। स्पिरिट मास्टर्स अकादमी में प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए युद्ध परीक्षा बहुत आसान थी। विद्यार्थियों को केवल आपस में अभ्यास करना होता था और एक दूसरे को सलाह देनी होती थी और शिक्षक उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें अंक देते थे। जो बच्चे 10वें रैंक को पार कर लेते थे उन्हें बाकी विद्यार्थियों से अलग कर दिया जाता था और लड़कियां उनके प्रतिद्वंदियों का चयन करती थीं। कक्षा 1 की पर्यवेक्षक होने के नाते ये लिंटोन सबसे पहले आगे आईं। उन्होंने कक्षा 2 की कक्षा शिक्षिका क्यू युक्सिन की ओर मुड़कर कहा, शिक्षिका क्यू, मैं लैन शुवान्यू को चुनती हूँ। अनुवादक, नोबेल ही हिंदी ऑडियो नॉवल। क्यू युक्सिन थोड़ी असहज होकर हिली। उसे याद आया कि लैन शुवान्यू ने गलती से ये लिंटोन की हड्डियां तोड़ दी थी। ऊपर से ये लिंटोन ने ही लड़ाई शुरू की थी, इसलिए उसकी हार से उस छोटी सी लड़की को जरूर बुरा लगा होगा। ये साफ था कि वह बदला लेने के लिए बेताब थी। ठीक है, लेकिन सावधान रहना, क्यू युक्सिन ने चिंता भरी निगाहों से ये लिंटोन को सलाह दी। फिर उसने पहली कक्षा के दूसरे भाग के सबसे सुंदर बच्चे की ओर मुड़कर कहा, शुवान्यू, ये लिंटोन ने तुम्हें चुना है। अच्छा प्रदर्शन करना और दूसरे भाग के लिए मेहनत करना। लान शुवान्यू उदास चेहरे के साथ बाहर निकला। वह जानता था कि ये लिंटोन कितनी प्रतिभाशाली थी। चोट से उबरने के दौरान भी वह सभी अकादमिक विषयों और वास्तविक युद्ध कौशल में शीर्ष पर थी। दूसरी ओर हिम की क्षमता औसत दर्जे की ही थी। उसने कुछ व्यवहारिक युद्ध कला और लड़ने की तकनीकें तो सीखी थीं, लेकिन वह जानता था कि ये लिंटोन के सामने उसकी हार निश्चित है। लान शुवान्यू, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। लान शुवान्यू, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। कक्षा 2 के छात्र उसका उत्साहवर्धन करने के लिए इकट्ठा हो गए और नारे लगाने लगे। उसके सभी सहपाठी उसे बहुत पसंद करते थे। अगर उसके युद्ध कौशल के नतीजे अच्छे होते तो उसे दूसरी कक्षा का पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया जाता। फिलहाल उनका वर्तमान पर्यवेक्षक एक और रैंक 10 का छात्र है, जिसका मनोबल ब्लू सिल्वर ग्रास से कहीं बेहतर है। इस बार तुम्हें मेरी पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा। ये लिंटोन ने लैन जुवान्यू की ओर घमंड से अपनी छोटी ठुड्डी उठाई। शुरू करो, कक्षा 1 के होमरूम शिक्षक ने पुकारा। बिना किसी भूमिका के ये लिंटोन ने अपनी शक्ति का विस्फोट किया। उसके शरीर से हल्की चमकीली रोशनी निकली और उसके हाथों की त्वचा पर सफेद शल्क उभर आए। ये शल्क दुर्लभ त्रिकोणीय आकृतियों के थे, जिनके केंद्र में एक उभरा हुआ हिस्सा था। उसकी पुतलियां तीखी दरारों में बदल गईं और उसकी पहले की घोरकाली आंखें चमकीले नीले रंग की हो गईं। एक हल्की ड्रैगन की दहाड़ गूंजी और वह आगे की ओर छलांग लगाए। उसका पूरा रूप प्रभावशाली था। ये लिंटोन की आध्यात्मिक शक्ति असाधारण थी, अपने साथियों में सर्वश्रेष्ठ, और सभी शिक्षक उससे प्रभावित थे। उसकी जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति 8वें स्तर की थी, जो उसके माता पिता से बिन एक दुर्लभ रूप से देखी जाने वाली विकृत आध्यात्मिक शक्ति थी, और उसने मात्र 1 सप्ताह में 10वें स्तर तक तरक्की कर ली। पृथ्वी ड्रैगन आत्मा का एक प्रकार, यह उत्परिवर्तित लौह ड्रैगन आत्मा थी जिसे दिव्य ड्रैगन का दर्जा प्राप्त हो गया था। एक साधारण ड्रैगन से विकसित होकर यह एक सच्चा ड्रैगन बन गई थी। हालांकि सच्चे ड्रैगनों में ये सबसे कमजोर प्रकार की थी, फिर भी यह एक ड्रैगन आत्मा थी, अस्तित्व में मौजूद कुछ सबसे शक्तिशाली आत्माओं में से एक। उसके पैरों के नीचे से एक पीली स्पिरिट रिंग निकली, जो 100 साल पुरानी स्पिरिट रिंग का प्रतीक थी। ये लिंटोन का इतना आत्मविश्वास होना स्वाभाविक था। उसने न केवल एक स्पिरिट स्किल हासिल की, बल्कि 100 साल पुरानी स्पिरिट स्किल भी प्राप्त कर ली। उसकी इस शक्ति और क्रोध को देखते हुए वह जय थी। अपनी असली भावना को बाहर निकालो, ये लिंटोन ने लैन शुवान्यू से मांग की। लैन शुवान्यू उसकी धमकी भरी मुद्रा को देखकर चिंतित हुए बिना नहीं रह सका। कांपते हुए उसने अपना बायां हाथ उठाया और हथेली से चांदी की नसों वाली नीली चांदी की घास का एक बवंडर निकाला। सत्र की शुरुआत की तुलना में उसके द्वारा उत्पन्न आत्मा में कोई बदलाव नहीं दिखाई दिया।
जैसे ही ये लिंटोन ने नीली चांदी की घास पर सफेद स्पिरिट विंड को उड़ते देखा, वह उसकी ओर दौड़ पड़ी। ये लिंटोन को अपनी ओर आते देख लान शुवान्यू घबरा गया। उसने अनजाने में एक कदम पीछे लिया, उसके हाथ में मौजूद सफेद स्पिरिट विंड चमक उठी। तुरंत ही उसके बाएं हाथ पर मौजूद नीली चांदी की घास से एक चांदी का प्रभामंडल निकला, पत्तियों पर पड़ी उसकी बूंदें मानो जीवंत हो उठी और उसके नियंत्रण में एक नदी में विलीन हो गई। नदी ने लगभग 1 व्यास का एक भंवर बना लिया, जिसने उसे सामने से सुरक्षा प्रदान की। साधारण दिखने के बावजूद उसकी नीली चांदी की घास अनोखी थी। अपना पहला स्पिरिट विंड प्राप्त करने के बाद उसे जल तत्व को नियंत्रित करने की क्षमता मिली। हालांकि उसका नियंत्रण अभी उतना मजबूत नहीं था और वह अधिकतम लगभग 10 लीटर पानी ही संभाल सकता था। वह अपने अथक अभ्यास के कारण ही पानी को एक सुंदर लेकिन घातक सर्पिल प्रवाह में परिवर्तित करने में सक्षम था। ये लिंटोन की पीले रंग की 100 वर्षीय आध्यात्मिक अनुभूति से एक चकाचौंध भरी चमक निकली और उसके चारों ओर जम गई। फिर वह लैन जुवान्यू के भंवर की ओर सीधे दौड़ी। उसे पूरा विश्वास था कि उसकी 100 वर्षीय आध्यात्मिक अनुभूति उसकी कमजोर रक्षा को भेदने में सक्षम होगी। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। दोनों पक्षों के टकराते ही ऐसा लगा मानो समय थम गया हो। लैन शुवान्यू और ये लिंटोन दोनों के चेहरों पर घबराहट और हैरानी के भाव थे। जैसे ही ये लिंटोन लैन जुवान्यू के भंवर के संपर्क में आए, उसके शरीर के चारों ओर की सफेद रोशनी गायब हो गई। उसका शरीर बिना किसी बचाव के भंवर में समा गया। चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों न हो, यह एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति थी जो काफी नुकसान पहुंचा सकती थी। ये लिंटोन का छोटा सा शरीर कुछ क्षणों के लिए भंवर में बहता रहा, फिर लैन जुवान्यू के आत्मा से निकले पत्तों ने उसके भीगे हुए शरीर को बाहर फेंक दिया। धड़ाम, ये लिंटोन घास के मैदान पर गिर पड़ी। छात्र और शिक्षक सभी स्तब्ध थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। यह संभव है। ये लिंटोन चिल्लाए, भीगी हुई लेकिन अन्यथा अनहाम लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ी हुई। उसके पास एक परिपूर्ण दिव्य शरीर था, वह अचानक कैसे गायब हो सकता था? भंवर में टकराना तो आसान होना चाहिए था। उसे उसकी रक्षा पंक्ति को भेदकर लैन जुवान्यू को हवा में उछालकर जमीन पर पटक देना चाहिए था। आखिर यह सब उसी पर उल्टा कैसे पड़ गया? जीत लान शुवान्यू की हुई, क्यू युक्सिन ने हैरानी से कहा। उसने लान शुवान्यू को वापस खींचा और उसे उसके सहपाठियों के पास ले गई जो उसकी जीत का जश्न मना रहे थे। लान शुवान्यू, ये लिंटोन ने उसके पीछे से गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। लान शुवान्यू ने मासूमियत भरे भाव से उसकी ओर मुड़कर देखा। हालांकि उसकी मासूम आंखों ने ये लिंटोन के गुस्से को और भी बढ़ा दिया। अनुवादक नोबेल ही हिंदी ऑडियो नॉवल। क्यू युक्सिन थोड़ी असहज होकर हिली। उसे याद आया कि लैन शुवान्यू ने गलती से ये लिंटोन की हड्डियां तोड़ दी थी। ऊपर से ये लिंटोन ने ही लड़ाई शुरू की थी, इसलिए उसकी हार से उस छोटी सी लड़की को जरूर बुरा लगा होगा। ये साफ था कि वह बदला लेने के लिए बेताब थी। ठीक है, लेकिन सावधान रहना। क्यू युक्सिन ने चिंता भरी निगाहों से ये लिंटोन को सलाह दी। फिर उसने पहली कक्षा के दूसरे भाग के सबसे सुंदर बच्चे की ओर मुड़कर कहा, शुवान्यू, ये लिंटोन ने तुम्हें चुना है। अच्छा प्रदर्शन करना और दूसरे भाग के लिए मेहनत करना। लान शुवान्यू उदास चेहरे के साथ बाहर निकला। वह जानता था कि ये लिंटोन कितनी प्रतिभाशाली थी। चोट से उबरने के दौरान भी वह सभी अकादमिक विषयों और वास्तविक युद्ध कौशल में शीर्ष पर थी। दूसरी ओर हिम की क्षमता औसत दर्जे की ही थी। उसने कुछ व्यवहारिक युद्ध कला और लड़ने की तकनीकें तो सीखी थीं, लेकिन वह जानता था कि ये लिंटोन के सामने उसकी हार निश्चित है। लान शुवान्यू, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। लान शुवान्यू, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। कक्षा 2 के छात्र उसका उत्साहवर्धन करने के लिए इकट्ठा हो गए और नारे लगाने लगे। उसके सभी सहपाठी उसे बहुत पसंद करते थे। अगर उसके युद्ध कौशल के नतीजे अच्छे होते तो उसे दूसरी कक्षा का पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया जाता। फिलहाल उनका वर्तमान पर्यवेक्षक एक और रैंक 10 का छात्र है, जिसका मनोबल ब्लू सिल्वरग्रास से कहीं बेहतर है। इस बार तुम्हें मेरी पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा। ये लिंटोन ने लैन जुवान्यू की ओर घमंड से अपनी छोटी टुड्डी उठाई। शुरू करो, कक्षा 1 के होमरूम शिक्षक ने पुकारा। बिना किसी भूमिका के ये लिंटोन ने अपनी शक्ति का विस्फोट किया। उसके शरीर से हल्की चमकीली रोशनी निकली और उसके हाथों की त्वचा पर सफेद शल्क उभर आए। ये शल्क दुर्लभ त्रिकोणीय आकृतियों के थे, जिनके केंद्र में एक उभरा हुआ हिस्सा था। उसकी पुतलियां तीखी दरारों में बदल गईं और उसकी पहले की घोरकाली आंखें चमकीले नीले रंग की हो गईं। एक हल्की ड्रैगन की दहाड़ गूंजी और वह आगे की ओर छलांग लगाए। उसका पूरा रूप प्रभावशाली था। ये लिंटोन की आध्यात्मिक शक्ति असाधारण थी, अपने साथियों में सर्वश्रेष्ठ, और सभी शिक्षक उससे प्रभावित थे। उसकी जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति 8वें स्तर की थी, जो उसके माता पिता से भिन्न एक दुर्लभ रूप से देखी जाने वाली विकृत आध्यात्मिक शक्ति थी, और उसने मात्र 1 सप्ताह में 10वें स्तर तक तरक्की कर ली। पृथ्वी ड्रैगन आत्मा का एक प्रकार, यह उत्परिवर्तित लौह ड्रैगन आत्मा थी जिसे दिव्य ड्रैगन का दर्जा प्राप्त हो गया था। एक साधारण ड्रैगन से विकसित होकर यह एक सच्चा ड्रैगन बन गई थी। हालांकि सच्चे ड्रैगनों में ये सबसे कमजोर प्रकार की थी, फिर भी यह एक ड्रैगन आत्मा थी, अस्तित्व में मौजूद कुछ सबसे शक्तिशाली आत्माओं में से एक। उसके पैरों के नीचे से एक पीली स्पिरिट रिंग निकली, जो 100 साल पुरानी स्पिरिट रिंग का प्रतीक थी। ये लिंटोन का इतना आत्मविश्वास होना स्वाभाविक था। उसने न केवल एक स्पिरिट स्किल हासिल की, बल्कि 100 साल पुरानी स्पिरिट स्किल भी प्राप्त कर ली। उसकी इस शक्ति और क्रोध को देखते हुए वह जय थी। अपनी असली भावना को बाहर निकालो, ये लिंटोन ने लैन शुवान्यू से मांग की। लैन शुवान्यू उसकी धमकी भरी मुद्रा को देखकर चिंतित हुए बिना नहीं रह सका। कांपते हुए उसने अपना बायां हाथ उठाया और हथेली से चांदी की नसों वाली नीली चांदी की घास का एक बवंडर निकाला। सत्र की शुरुआत की तुलना में उसके द्वारा उत्पन्न आत्मा में कोई बदलाव नहीं दिखाई दिया। जैसे ही ये लिंटोन ने नीली चांदी की घास पर सफेद स्पिरिट रिंग को उठते देखा, वह उसकी ओर दौड़ पड़ी। ये लिंटोन को अपनी ओर आते देख लान शुवान्यू घबरा गया। उसने अनजाने में एक कदम पीछे लिया, उसके हाथ में मौजूद सफेद स्पिरिट रिंग चमक उठी। तुरंत ही उसके बाएं हाथ पर मौजूद नीली चांदी की घास से एक चांदी का प्रभामंडल निकला, पत्तियों पर पड़ी उसकी बूंदें मानो जीवंत हो उठी और उसके नियंत्रण में एक नदी में विलीन हो गई। नदी ने लगभग 1 व्यास का एक भंवर बना लिया, जिसने उसे सामने से सुरक्षा प्रदान की। साधारण दिखने के बावजूद उसकी नीली चांदी की घास अनोखी थी। अपना पहला स्पिरिट रिंग प्राप्त करने के बाद उसे जल तत्व को नियंत्रित करने की क्षमता मिली। हालांकि उसका नियंत्रण अभी उतना मजबूत नहीं था और वह अधिकतम लगभग 10 लीटर पानी ही संभाल सकता था। वह अपने अथक अभ्यास के कारण ही पानी को एक सुंदर लेकिन घातक सर्पिल प्रवाह में परिवर्तित करने में सक्षम था। ये लिंटोन की पीले रंग की 100 वर्षीय आध्यात्मिक अनुभूति से एक चकाचौंध भरी चमक निकली और उसके चारों ओर जम गई।
फिर वह लेन जुआन्यू के भंवर की ओर सीधे दौड़ी। उसे पूरा विश्वास था कि उसकी 100 वर्षीय आध्यात्मिक अनुभूति उसकी कमजोर रक्षा को भेदने में सक्षम होगी। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। दोनों पक्षों के टकराते ही ऐसा लगा मानो समय थम गया हो। लेन शुवान्यू और ये लिंगटोन दोनों के चेहरों पर घबराहट और हैरानी के भाव थे। जैसे ही ये लिंगटोन लेन जुआन्यू के भंवर के संपर्क में आए, उसके शरीर के चारों ओर की सफेद रोशनी गायब हो गई। उसका शरीर बिना किसी बचाव के भंवर में समा गया। चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों ना हो, यह एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति थी जो काफी नुकसान पहुंचा सकती थी। ये लिंगटोन का छोटा सा शरीर कुछ क्षणों के लिए भंवर में बहता रहा, फिर लेन जुआन्यू की आत्मा से निकले पत्तों ने उसके भीगे हुए शरीर को बाहर फेंक दिया। धड़ाम, ये लिंगटोन घास के मैदान पर गिर पड़ी। छात्र और शिक्षक सभी स्तब्ध थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। यह असंभव है। ये लिंगटोन चिल्लाई, भीगी हुई लेकिन अन्यथा अनहाम, लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ी हुई। उसके पास एक परिपूर्ण दिव्य शरीर था, वह अचानक कैसे गायब हो सकता था? भंवर में टकराना तो आसान होना चाहिए था। उसे उसकी रक्षा पंक्ति को भेदकर लेन जुआन्यू को हवा में उछालकर जमीन पर पटक देना चाहिए था। आखिर यह सब उसी पर उल्टा कैसे पड़ गया? जीत लान शुवान्यू की हुई, क्यू युक्सिन ने हैरानी से कहा। उसने लान शुवान्यू को वापस खींचा और उसे उसके सहपाठियों के पास ले गई जो उसकी जीत का जश्न मना रहे थे। लान शुवान्यू, ये लिंगटोन ने उसके पीछे से गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। लान शुवान्यू ने मासूमियत भरे भाव से उसकी ओर मुड़कर देखा। हालांकि उसकी मासूम आंखों ने ये लिंगटोन के गुस्से को और भी बढ़ा दिया। अनुवादक, नोबेल ही हिंदी ऑडियो नॉवल। बेटा देखो कि क्या तुम पानी को जमाकर बर्फ बना सकते हो? नहीं मम्मी, मैं यह नहीं कर सकता। पुत्र, तुम्हारे जलबान का प्रभाव बहुत कम है, तुम्हें अपनी आध्यात्मिक शक्ति को इसमें बेहतर ढंग से एकीकृत करना होगा। चूंकि तुम्हारी आध्यात्मिक क्षमता जल तत्व द्वारा नियंत्रित होती है, इसलिए तुम्हें अपने नियंत्रण पर अधिक मेहनत करनी चाहिए। तुम्हें अपनी एकाग्रता में भी सुधार करने का प्रयास करना चाहिए, इससे तुम्हें बेहतर नियंत्रण प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मम्मी, मैं और ज्यादा मेहनत से अभ्यास करूंगी। ये लेन शुवान्यू और नानचेन की रोजाना की बातचीत थी। वह पूरे स्कूल सत्र के दौरान अपनी पहली आध्यात्मिक क्षमता, जो जल तत्व से संबंधित थी, पर नियंत्रण पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन किसी कारणवश उसे हर बार एक बाधा का सामना करना पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जल तत्व उसके शरीर के साथ किसी भी तरह से मेल नहीं खाता हो। उस पर उसका केवल बुनियादी नियंत्रण था, लेकिन उसकी शक्ति बिल्कुल भी प्रबल नहीं थी और एक सामान्य 10 वर्षीय आध्यात्मिक क्षमता के मुकाबले अतुलनीय थी। लेकिन उस तरह के आध्यात्मिक कौशल की बदौलत ही उसने आज ये लिंगटोन को हरा दिया और जब लेन जुआन्यू घर पहुंचा तो वह अभी भी अचंभित था। आज वह स्कूल बस से घर आया। जब उसने दाखिला लिया था तब उसके पिता उसे लेने आते थे। उसके अलावा स्कूल में छात्रों को लाने ले जाने के लिए एक स्कूल बस की सुविधा है। परीक्षा समाप्त होते ही स्कूल की छुट्टी हो गई। उसने ये लिंगटोन को हरा दिया और अप्रत्याशित रूप से युद्ध परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। हालांकि लेन जुआन्यू खुद से खुश नहीं था और सबसे ज्यादा उसे ये लिंगटोन को अपनी ओर आते देख जो डर महसूस हुआ, उससे उसे घृणा हो रही थी। घर पहुंचते ही लेन शुवान्यू सीधे अपने साधना कक्ष में चले गए। उनके घर का साधना कक्ष 10 वर्ग मीटर का था और उसमें एक सुरक्षात्मक कवच बना हुआ था। इस कक्ष में वे आध्यात्मिक कौशल का अभ्यास कर सकते थे और ध्यान के लिए आध्यात्मिक गुरु द्वारा आवश्यक सहायक वातावरण का अनुकरण कर सकते थे। वह जमीन पर बैठ गया, अपना बायां हाथ उठाया और चांदी की आकृति वाली नीली चांदी घास को छोड़ दिया। ओस की बूंदों से सजी ताजी घास की सुगंध ने उसे तुरंत सुकून दिया। उसने अपने हाथ पर नीली चांदी की घास को देखा और बुदबुदाया, तुम पानी को कैसे नियंत्रित करते हो? तुमने ये लिंगटोन की आध्यात्मिक शक्ति को कैसे बेकार कर दिया? उसने पानी की एक बूंद को अपनी उंगलियों पर घुमाया और उसे अपने पास लाया। पानी की बूंद वैसे तो रंगीन थी, लेकिन नीली चांदी जैसी घास पर बने चांदी के पैटर्न के सामने उसकी हल्की चांदी जैसी चमक दिखाई दी। इसके अलावा उसे कुछ भी दिखाई या महसूस नहीं हो रहा था। उसकी माँ ने उससे कहा था कि समय के साथ वह जल तत्वों के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस करेगा, लेकिन उसके मामले में ऐसा नहीं हो रहा था। मैं पहले से ही बहुत कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी यह काम क्यों नहीं कर रहा? लेन जुआन्यू ने निराशा से भौहें चढ़ाते हुए शिकायत की। मैं जल तत्वों से कैसे जुड़ूं? उसने एक पत्ता तोड़ा और उसे अपने मुंह में डाला। ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि पत्ता ठंडा था और उस पर चिपकी उसकी बूंदें मीठी और काफी स्वादिष्ट थी। लान शुवान्यू कुछ देर रुका, इस उम्मीद में कि कुछ होगा। कुछ भी नहीं। दीदी दीदी दीदी। अचानक उनके घर में मौजूद आत्मा मार्गदर्शन संचार उपकरण बजने लगा। लेन शुवान्यू झटपट साधना कक्ष से बाहर भागी और कॉल का जवाब दिया। नमस्ते लान शुवान्यू, मैं तुम्हारे घर के ठीक बाहर हूँ, दरवाजा खोलो। दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज आए। ये लिंगटोन? लेन जुआन्यू ने थोड़ा अनिश्चित होकर पूछा। जल्दी दरवाजा खोलो, उसने मांग की। उसकी आवाज में अधीरता और निराशा स्पष्ट रूप से झलक रही थी। तुम क्या कर रहे हो? लेन शुवान्यू ने पूछा। तुम्हें मेरा नंबर कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ रहता हूँ? ये लिंगटोन ने जवाब दिया। मैंने पापा से टीचर से इसे लाने के लिए कहा था और वो मुझे यहाँ ले आए। चाचा भी यहाँ हैं। ठीक है, मुझे एक पल दीजिए। लान शुवान्यू ने तुरंत फोन काट दिया और दरवाजा खोलने गया, जहां उसने देखा कि ये लिंगटोन अपने पिता के साथ दरवाजे पर खड़ी थी। हेलो अंकल, लेन शुवान्यू ने विनम्रता से ये फैन का अभिवादन किया। ये फैन ने जवाब दिया, नमस्ते शुवान्यू, मेरा यहाँ अचानक आना थोड़ा गुस्ताखी भरा है, लेकिन लिंगटोन ने मुझे आज के युद्ध परीक्षण के बारे में बताया था। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं आपकी आत्मा को देखना चाहूंगा। क्या आपके माता पिता यहाँ हैं? पापा और मम्मी घर पर नहीं हैं। अंकल जी अंदर आ जाए। ये लिंगटोन, आप भी अंदर आ जाए। आखिरी वाक्य बोलते समय ऐसा लगा जैसे वह बनावटीपन दिखा रहा हो। ये लिंगटोन ने आंखें घुमाई और लेन शुवान्यू के घर में चली गई। उसने चारों ओर देखा और कहा, ये हमारे घर जितना बड़ा नहीं है। ओह, लेन जुआन्यू ने कहा। ये फैन ने उससे कहा, जुआन्यू, लिंगटोन ने मुझे बताया कि जब वह तुम्हारे साथ अभ्यास कर रही थी तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति कमजोर पड़ गई थी। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने उस समय कौन सी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किया था, या क्या उस दौरान कुछ असामान्य हुआ था? अपनी बेटी की आध्यात्मिक क्षमता के अचानक विफल होने से ये फैन काफी चिंतित हो गया। ये लिंगटोन की दिव्य ड्रैगन आत्मा उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुई थी और उत्परिवर्तित आत्माएं अक्सर अस्थिर होती हैं। उसे चिंता थी कि उसकी बेटी की आत्मा में अस्थिरता की समस्या है, लेकिन घर पर उसकी जांच करने के बाद सब कुछ सामान्य पाया गया। वह इस घटना की तह तक जाना चाहता था, इसलिए वह स्कूल गया और लेन शुवान्यू का पता और संपर्क विवरण मांगा।
मैंने तो बस अपने जल तत्व का इस्तेमाल करके उसे रोका। जब वह मेरी तरफ दौड़ी तो वह घूमकर दूर जा गिरी, बस इतना ही, लैन शियाओ ने जवाब दिया। क्या आपके घर में साधना कक्ष है? क्या आप दोनों मेरे लिए जो हुआ उसका अभिनय कर सकते हैं? जरूर। जब लैन शुवान्यू पिता और पुत्री को साधना कक्ष में लेकर आया तो ये लिंगटोन ने शिकायत की, आपका साधना कक्ष बहुत छोटा है। लान शुवान्यू ने सहमति में सिर हिलाया। ये फैंग ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसकी उम्र के बच्चों के लिए आत्मरक्षा करना आम बात थी, लेकिन लैन शुवान्यू अपनी बेटी के ताने बाने से बेपरवाह लग रहा था। ऐसा बच्चा देखना दुर्लभ था। बहुत अच्छा, चलिए शुरू करते हैं। आप दोनों वही करें जो आपने आज किया, ये फैंग ने आदेश दिया। लान शुवान्यू साधना कक्ष में दाखिल हुआ और अपना बायां हाथ उठाकर नीली चांदी की घास को मुक्त किया। ये लिंगटोन ने उपहास करते हुए अपनी दिव्य ड्रैगन आत्मा को मुक्त किया और उस कमजोर आत्मा से हारने की बात मानने से इनकार कर दिया। ये पुनरीक्षण ठीक वही था जो वह चाहती थी और उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी 100 साल पुरानी आध्यात्मिक क्षमता लैन शुवान्यू से हार जाएगी। लान शुवान्यू ने एकाग्रता जुटाकर अपने सामने भंवर उत्पन्न किया। इसके बाद ये लिंगटोन ने अपनी पहली आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किया, जिससे एक सफेद चमक उसके चारों ओर फैल गई और कमरे में एक अजगर की धीमी चीख गूंज उठी। वह तेजी से लैन शुवान्यू की ओर बढ़ी और पल भर में उसके सामने प्रकट हो गई। ये फैंग एक तरफ खड़ा होकर ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों में हल्की बैंगनी लहरें दिखाई दे रही थीं। दोनों बच्चों की गति धीमी हो गई थी, जिससे वह हर हरकत को स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। वे एक दूसरे के करीब आए और शारीरिक संपर्क बनाने लगे। जैसे ही यह भंवर की सतह के संपर्क में आया, ये फैंग ने देखा कि ये लिंगटोन का दिव्य शरीर पिघलने लगा। सफेद आभा बर्फ के पिघलने की तरह धीरे धीरे गायब होने लगी। ये लिंगटोन एक बार फिर भंवर में फंस गई, घूमी और दीवार की ओर जा गिरी। ये फैंग ने अपनी बांह को कुशलता से घुमाकर अपनी बेटी को गले लगाया और सारी भाप को दूर करने के लिए उसमें आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित की। उसकी आंखें सदमे से भरी हुई थीं, वह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हुआ क्या है। उसे यकीन था कि यह उनकी आध्यात्मिक शक्तियों के टकराने का नतीजा नहीं था, क्योंकि उनकी दोनों आध्यात्मिक शक्तियां आपस में नहीं टकराई थीं। ये लिंगटोन अपनी आध्यात्मिक शक्ति के पिघलते ही भंवर में कूद गई और हवा में उड़ गई। स्कूल के शिक्षकों को यह समझ नहीं आया कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन ये फैंग को इसके बारे में कुछ आशंका थी। पापा, क्यों मेरी आध्यात्मिक शक्ति फिर से क्यों गायब हो गई? ये लिंगटोन गुस्से से चिल्लाए, उसकी आंखें लाल थीं। उसने अपनी साधना पर कड़ी मेहनत की और रैंक 10 तक पहुंचने के लिए जी तोड़ अभ्यास किया। उसने तब तक साधना नहीं छोड़ी जब तक उसे स्पिरिट रिंग नहीं मिल गई, लेकिन उसकी 100 साल पुरानी स्पिरिट रिंग भी लैन शुवान्यू के सामने टिक नहीं पाए। लिंगटोन, यहीं रुको। ये फैंग ने अपनी बेटी को एक तरफ खींचा और लैन शुवान्यू की ओर चल पड़ा। उसने उस लड़के से पूछा, शुवान्यू, क्या तुम मुझे अपनी आत्मा देखने दोगे? जरूर। लान शुवान्यू ने अपने बाएं हाथ में नीली चांदी की घास लेकर ये फैंग की ओर कूच की। ये फैंग ने इसे अच्छी तरह से जांचा और फिर धीरे से छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां पत्ते पर बने चांदी के पैटर्न को छुई, अचानक ही उसमें एक परिवर्तन प्रकट हो गया। अनुवादक, नोबेल ही हिंदी ऑडियो नॉवल। ये किस प्रकार की अनुभूति है? जैसे ही ये फैंग का हाथ नीली चांदी की घास पर बने चांदी के पैटर्न के संपर्क में आया, उसने अपने हृदय की गहराई से एक कंपन महसूस की। उसी क्षण उसके शरीर ने सहज रूप से उसकी आत्मा को मुक्त कर दिया। उसके पैरों के तलवों से पल भर में 8 आध्यात्मिक छल्ले उठ खड़े हुए, 4 बैंगनी और 4 काले। इतना ही नहीं, उसके पूरे शरीर में एक तीव्र खिंचाव महसूस हुआ, क्योंकि एक अत्यंत सघन और घनी आभा तुरंत फूट पड़ी। आयरन ड्रैगन स्पिरिट। ये लिंगटोन का दिव्य ड्रैगन कैसे रूपांतरित हुआ? यह उसके पिता की लॉ ड्रैगन आत्मा से रूपांतरित हुआ। ये फैंग का सेना में एक उपनाम था और वह आयरनबैक ड्रैगन के नाम से जाना जाता था। लान शुवान्यू ने देखा कि ये फैंग की दोनों आंखें चमकदार पीली हो गईं और उसके तुरंत बाद ये फैंग के शरीर से एक निर्विवाद रूप से भयानक आभा फूट पड़ी। आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव के बाद ही लैन शुवान्यू को पीछे हटना पड़ा। उस भयावह दमनकारी शक्ति के कारण छोटी लैन शुवान्यू का दिमाग तुरंत पूरी तरह से सुन्न हो गया। लेकिन ठीक इसी क्षण अचानक उसकी दाहिनी भुजा गर्म हो गई और उसकी गर्मी दाहिनी भुजा से उसके पूरे शरीर में फैल गई, जिससे उसे सुरक्षा मिली। उसी समय लैन शुवान्यू की बाईं हथेली पर चांदी के पैटर्न वाली नीली चांदी की घास में परिवर्तन शुरू हो गया। पहले ऊपर की ओर बढ़ती हुई नीली चांदी जैसी घास अब विपरीत दिशा में मुड़ गई और पत्तियां नीचे की ओर झुकने लगी। लैन शुवान्यू की उंगलियों से शुरू होकर वे नाजुक और पतली पत्तियां तेजी से उसकी छोटी सी बांह के चारों ओर लिपट गईं और पूरी तरह से ढक गईं। पत्तियों पर चांदी के रंग ने तुरंत नीले रंग को ढक लिया और हल्की चांदी की आकृति और भी स्पष्ट हो गई। हवा में उठा भंवर लगभग तुरंत ही बर्फ में बदल गया और एक ढाल बन गया। हालांकि इसने कुछ सेकंड के लिए लैन शुवान्यू को रोके रखा, लेकिन बर्फ की ढाल अगले ही पल चकनाचूर हो गई। लान शुवान्यू को एक जोरदार झटके के साथ बाहर धकेला गया और वह बेहोश होकर दीवार से जा टकराए। ये फैंग को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उसने तुरंत अपनी आत्मा को बिखेर दिया। उसने भले ही लैन शुवान्यू पर सीधे हमला न किया हो, लेकिन वह जानता था कि निकट से उसकी आत्मा की प्रबल शक्ति उस युवा लड़के के लिए शायद बहुत अधिक होती। पिताजी, ये क्या? ये लिंगटोन लैन शुवान्यू के बेजान शरीर को स्तब्ध होकर देखती रही। अपने पिता की आत्मा के निकलने पर उसे भी भयानक पीड़ा महसूस हुई, लेकिन शुक्र है कि उनका खून एक ही था, इसलिए उस पर इसका गहरा असर नहीं पड़ा। ये फैंग घबराई हुई आंखों से लैन शुवान्यू की ओर दौड़ा। उसने अपनी आत्मा के प्रति बहुत लापरवाही बरती थी। उसे नहीं पता था कि लैन शुवान्यू इस मुसीबत से बच पाएगा या नहीं। वह अपने माता पिता को ये सब कैसे समझाएगा? लान शुवान्यू बेहोश हो गया और उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। जब वह बेहोश था तो उसके कानों में एक तेज और स्पष्ट टूटने की आवाज गूंजी, जैसे कोई कटोरा गलती से टूट गया हो। फिर उसे सपने आने लगे। उसने सपने में एक चांदी का प्रभामंडल और एक सोने का प्रभामंडल आपस में टकराते हुए देखे। दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था और एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उनकी दृढ़ता के बावजूद उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ। अचानक 9 रंगों का एक छोटा सा प्रकाश समूह प्रकट हुआ, जिससे चांदी और सोने का प्रकाश कई अलग अलग प्रकाशों में विभाजित हो गया। रंगों के सबसे छोटे समूहों में से एक टूटकर चुपचाप चांदी के प्रकाश समूह के एक छोटे से हिस्से में विलीन हो गया। इसके बाद रंगों का समूह फिर से इकट्ठा होने लगा, मानो चांदी के प्रकाश को धीरे धीरे बिखेर रहा हो। अन्य स्वर्ण और रजत रंग के प्रभामंडल शांत हो गए थे, अलग थलग पड़ गए थे और अपनी अपनी चीजें कर रहे थे। उसी क्षण लैन शुवान्यू ने स्तब्ध होकर अपनी आंखें खोली और पाया कि 5 जोड़ी चिंतित निगाहें उसे घूर रही हैं।
उसके माता पिता के अलावा ये लिनटोन, ये फेंग और ये लिनटोन की माँ उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। वह जाग गया है, वह जाग गया है, ये लिनटोन ने उत्साह से उछलते हुए कहा। शिवान्यू, क्या तुम ठीक हो? कैसा महसूस कर रहे हो? नानचेंग ने अपने बेटे का छोटा सा हाथ पकड़ते हुए लड़खड़ाती आवाज में कहा। लान शिवान्यू आंखें मलते हुए उठ बैठा। मम्मी, मुझे क्या हुआ? मैं सो क्यों गया? चिंता मत करो, तुम ठीक हो, तुम बिल्कुल ठीक हो। नानचेंग ने उसे दिलासा देते हुए उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये फेंग ने राहत की सांस ली और लेन शियाओ की ओर मुड़ा। भाई लेन, चूंकि लेन जुआन्यू जाग गया है तो वह ठीक ही होगा। क्या मैं आपसे बाहर थोड़ी बात कर सकता हूँ? लान शियाओ ने सिर हिलाया, लेकिन वह बहुत खुश नहीं लग रहा था। भला कौन उस आदमी से बात करना चाहेगा जिसने उनके बच्चे की जान खतरे में डाली हो? बालकनी पर पहुंचते ही ये फेंग ने लेन शियाओ को प्रणाम किया। मुझे बहुत खेद है, अपनी जल्दबाजी के लिए मैं आपके परिवार से माफी मांगता हूँ। इस घटना की पूरी जिम्मेदारी और परिणाम मैं भुगतूंगा। अगर भविष्य में शिवान्यू किसी भी तरह से अस्वस्थ हो तो निश्चिंत रहें, मैं उसकी देखभाल के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। एक बार फिर मुझे बहुत खेद है। ये फेंग ने लेन जियाओ और नानचेन के घर पर लेन जुआन्यू की व्यक्तिगत जांच के लिए एक उपचार प्रकार के रेनकार्ड स्पिरिट डोलुआ को आमंत्रित किया था। स्पिरिट डोलुआ ने बताया कि वह पूरी तरह स्वस्थ है, हालांकि वे अभी भी इस बात से हैरान थे कि बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित और सामान्य लक्षणों के साथ कैसे था। उसकी माफी से लान शियाओ की कड़वाहट कम नहीं हुई। ये फेंग ने उन्हें सारी घटना विस्तार से बता दी थी और उसे नानचेन को रोकना पड़ा ताकि वह उस पर भड़क न उठे। उसे अपने अंदर उमड़ रहे गुस्से को रोकना पड़ा क्योंकि वह अपने बच्चे की सुरक्षा को सर्वोपरि रखना चाहता था। आपकी माफी के लिए धन्यवाद, लेन शियाओ ने बस इतना ही जवाब दिया। ये फेंग ने अपना सिर हिलाया, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। मैंने जानबूझकर अपनी आत्मा को मुक्त नहीं किया, ये पूरी तरह से सहज प्रवृत्ति थी। मुझे खुद भी नहीं पता कि क्या हुआ। आपके बेटे की नीली चांदी की घास में जरूर कोई बड़ा परिवर्तन हुआ होगा। लिंटोन का दिव्य ड्रैगन सच्चे ड्रैगन स्पिरिट स्तर पर है, लेकिन जब उसने स्पिरिट स्किल का इस्तेमाल करके उस पर हमला किया तो वह बेअसर रहा। आप प्राचीन आत्मा जीवों पर शोध करते हैं और आपको पता होना चाहिए कि इसकी केवल एक ही संभावना है, आत्मा का दमन। इसका मतलब है कि लेन जुआन्यू की नीली चांदी घास की आत्मा ने लिंटोन के दिव्य ड्रैगन को दबा दिया। ऐसा लगता है कि आपके बेटे की आत्मा के रूपांतरण की दिशा का ड्रैगनों से कुछ संबंध है और यह बहुत संभव है कि यह कोई साधारण ड्रैगन नहीं है। यह एक पवित्र प्रकाश ड्रैगन या इसी स्तर का कोई ड्रैगन हो सकता है। जब मैंने उसकी आत्मा को छुआ तो मेरी लॉ ड्रैगन आत्मा ने शायद एक श्रेष्ठ ड्रैगन से आने वाली अपार शक्ति को महसूस किया, इसलिए उसने प्रतिक्रिया दी और मुझे उसे छोड़ने के लिए मजबूर किया। शुक्र है, कोई गंभीर क्षति नहीं हुई। हालांकि आपके इस बेटे का भविष्य असाधारण है। लान शियाओ ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। एक नीली चांदी की घास पवित्र प्रकाश ड्रैगन बन सकती है? ये संभव नहीं है। चूंकि शिवान्यू अब ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ नहीं रखना चाहता। और अगर आप भविष्य में हमसे मिलने आना चाहें तो कृपया पहले हमसे संपर्क करें, सीनियर कर्नल ये फेंग। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप केवल एक बच्चे के साथ मेरे घर न आए। धन्यवाद। अनुवादक नोबेल ही हिंदी ऑडियो नॉवल। ये फेंग कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा और अपनी भौहें सिकोड़ता रहा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर वह लेन शियाओ के पीछे पीछे कमरे में वापस चला गया। चलो चलते हैं। ये फेंग ने अपनी पत्नी और बेटी को पुकारा। ये फेंग की पत्नी ने माफी मांगते हुए कहा, हमें इस घटना के लिए बहुत खेद है, हम कुछ मुआवजा दे सकते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेन शियाओ ने सख्ती से कहा, जब तक बच्चा ठीक है। ये फेंग के परिवार को इसी तरह के रवैये के साथ बाहर भेजा गया और जैसे ही वे बाहर निकले, ये फेंग की पत्नी तांग शियाओमेंग ने टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोका, तुम बहुत लापरवाह हो। ये फेंग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी। तांग शियाओमेंग का चेहरा तुरंत नरम पड़ गया और उसने उसका हाथ पकड़कर फुसफुसाते हुए कहा, क्या शिवान्यू के पिता ने तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी की? ये फेंग ने सिर हिलाते हुए कहा, हालांकि उसका रवैया अच्छा नहीं था, उसने ज्यादा कुछ कहा भी नहीं। लेकिन ये लड़का वाकई असाधारण है और इसमें बहुत प्रतिभा होने की पूरी संभावना है। पिताजी, महान प्रतिभा क्या होती है? ये लिंटोन ने ये फेंग की ओर देखा। ये फेंग ने अपनी बेटी के कंधों पर हाथ रखा और धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, हम अगली बार इस बारे में बात करेंगे, चलो घर चलते हैं। ये फेंग के परिवार को छोड़ने के बाद लेन शियाओ का चेहरा सामान्य हो गया। दरअसल वो पहले से ही जानता था कि ये फेंग ने बहुत अच्छा काम किया है और उसे इस आदमी के बारे में पहले से ही कुछ जानकारी मिली थी। वह बहुत रहस्यमय था और निश्चित रूप से सेना के किसी गुप्त विभाग से था। इसी वजह से वह अपने किए से बहुत खुश नहीं था, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि ये फेंग लेन जुआन्यू पर ज्यादा ध्यान देगा। दरअसल ये फेंग ने अभी जो कहा वह बिल्कुल वही था जिसका उसने विश्लेषण किया था। लेन जुआन्यू की नीली चांदी घास की आत्मा किसी ड्रैगन प्रजाति से उत्परिवर्तित हो सकती है। क्या यह पवित्र प्रकाश ड्रैगन जैसी उच्च कोटि की आत्मा के बराबर हो सकती है? लेन जियाओ को विश्वास था कि यह संभव है, आखिर उसका बेटा भी तो अंडे से ही पैदा हुआ था। नानचेंग ने रोना बंद कर दिया था और लेन शुवान्यू भी बिस्तर से उठकर सीधे रसोई की ओर दौड़ पड़ी थी। मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं कुछ खाना चाहती हूँ। जी जी मम्मी, तुम्हारे लिए कुछ बनाएंगी। खाना खाना जाहिर तौर पर एक बहुत ही सामान्य बात थी, लेकिन जब लेन शुवान्यू ने सचमुच खाना शुरू किया तो लेन शियाओ और नानचेंग को एहसास हुआ कि कुछ असामान्य है। मम्मी के हाथ का खाना सबसे स्वादिष्ट होता है, बेहद लजीज। उसके बेटे को अभी अभी तकलीफ हुई थी और कोई भी माँ जाहिर तौर पर स्वादिष्ट खाना बनाएगी, लेकिन जब खाने की मात्रा सामान्य से 3 गुना हो गई तो नानचेंग दंग हैरान रह गई। लेन जुआन्यू के खाना खत्म करने के बाद भी वह मासूमियत भरी निगाहों से उसे देख रहा था, जिससे पता चलता था कि उसका पेट नहीं भरा था। बेटा, तुम्हें तो बहुत भूख लगती है, अगर ऐसे ही खाते रहे तो फट जाओगे, नानचेंग ने अपने बेटे का पेट सहलाते हुए कहा। उसका पेट अभी भी बिल्कुल सपाट था, मानो उसने कुछ खाया ही ना हो। लेकिन मुझे अभी भी बहुत भूख लगी है मम्मी, पता नहीं क्यों, लेकिन जितना ज्यादा मैं खाता हूँ उतनी ही ज्यादा भूख लगती है। लेन शुवान्यू ने पलकें झपकाई और उसकी लंबी पलकें फड़फड़ाई। उसके लिए खाना बनाओ और उसे खाने दो, लेन शियाओ ने अपने बेटे को देखने के लिए एक तरफ खड़े होकर कहा। क्या उसका पेट ज्यादा फूल नहीं जाएगा? नानचेंग ने अपने पति की ओर संदेह भरी नजरों से देखा। लान शियाओ ने अपना सिर हिलाया और अपनी आंखों में गहरे अर्थ के साथ बोला, हमारा बेटा साधारण नहीं है। ओह, नानचेंग ने अपने विचारों को झटक दिया।
वह अपने पति पर बहुत भरोसा करती थी, लेकिन जब लैन शियान्यू ने 8 पोर्शन स्टेक खा लिए तो उसने उसके लिए खाना बनाने से साफ इनकार कर दिया। वैसे भी घर में कोई सामग्री बची ही नहीं थी। अब तुम और नहीं खा सकते, तुमने बहुत ज्यादा खा लिया है, अगर तुम्हारा पेट ज्यादा फूल गया तो परेशानी होगी। नान चेंग ने चिंता से लैन शियाओ से कहा। फिर लान शियाओ ने लान शुवान्यू की ओर देखा। बेटे, क्या तुम्हें अभी भी भूख लगी है? लान शुवान्यू ने अपना पेट सहलाते हुए कहा, अब मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरा पेट पूरी तरह भर गया है। फिर लैन शियाओ ने कहा, चलो खाने से पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं, ठीक है? पापा तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। ठीक है। नान चेन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, इसलिए उसने अपने पति की ओर देखा। फिर लैन शियाओ ने कहा, तुम दोनों मेरे साथ साधना कक्ष में चलो। तीनों का परिवार अपने घर के साधना कक्ष में गया। लैन शियाओ ने दरवाजा बंद किया और सुरक्षा कवच सक्रिय किया, फिर अपने बेटे के बालों को सहलाते हुए बोला, शुवान्यू, पापा ने अंकल ये फैंग से सुना कि बेहोश होने से पहले तुमने बर्फ की ढाल छोड़ी थी। क्या तुम पापा और मम्मी को दिखाने के लिए उसे छोड़ सकते हो? अरे, मुझे नहीं पता, मैंने तो बर्फ की ढाल नहीं छोड़ी। लैन जुवान्यू थोड़ा हैरान था। फिर लान शियाओ ने कहा, इसे देखो। बोलते हुए उसने अपनी कलाई पर बंधे आत्मा मार्गदर्शन संचार उपकरण को चालू किया और साधना कक्ष की दीवार पर प्रकाश की एक किरण पड़ी, जिससे उनके सामने एक स्पष्ट छवि दिखाई दी। रिकॉर्डिंग में ये फैंग लैन जुवान्यू के सामने उकड़ू बैठा था और उसकी नीली चांदी की घास की जांच कर रहा था। हर साधना कक्ष में एक कैमरा लगा हुआ था ताकि जरूरत पड़ने पर उन लोगों पर नजर रखी जा सके। लैन शियाओ ने इसे पहले भी देखा था, लेकिन ये पहली बार था जब वह इसे देख रही थी। रिकॉर्डिंग में ये फैंग ने नीली चांदी की घास पर बने चांदी के पैटर्न को छुआ और जैसे ही लैन जुवान्यू ने अपनी आत्मा को मुक्त किया, वह हवा में उड़ गया। लेकिन उसी क्षण लैन जुवान्यू की आंखों में एक हल्की सी चमक दिखाई दी, जो बहुत ही खास थी। ये हल्की थी लेकिन रंगीन प्रतीत हो रही थी। जिस घटना ने उनका ध्यान आकर्षित किया वह ये थी कि नीली चांदी की घास ने लैन जुवान्यू की भुजा को एक सुंदर चांदी की आकृति से जगमगा दिया। ये घास उसकी भुजा के चारों ओर लिपट गई और यद्यपि बर्फ की ढाल लगभग तुरंत ही टूट गई, फिर भी दोनों ने पुष्टि की कि यह वास्तव में प्रकट हुई थी। इस रिकॉर्डिंग को देखते ही लान शुवान्यू की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपने बाएं हाथ की ओर देखा और उसकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। फिर वह उत्साह से बोला, मम्मी, क्या मैं सच में पानी को बर्फ में बदल सकता हूँ? चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं। फिर उन्होंने ब्लू सिल्वर ग्रास को छोड़ा और इस बार यह वाकई अलग लग रहा था। जब नीली चांदी की घास प्रकट हुई तो लैन जुवान्यू को एक सुकून का एहसास हुआ और उस पर पहले से धुंधली चांदी जैसी दिखने वाली आकृतियां और भी स्पष्ट हो गईं। रेखाएं नीली चांदी की घास की शिराओं से जुड़ी हुई थी और सतह पर पानी की बूंदें हल्की हल्की लुढ़क रही थी। लैन जुवान्यू को ऐसा लग रहा था मानो वह अपने हाथों में समाये पानी की हर बूंद की गति और उसके मार्ग को महसूस कर सकता हो। यह अनुभव कुछ हद तक अवास्तविक सा लगा, जिससे सब कुछ बहुत स्पष्ट हो गया। बर्फ। लैन शुवान्यू ने इसे पुकारने की कोशिश की, उसके मन में भी यही विचार आया था। कुछ अजीबोगरीब घटना घटी। नीली चांदी रंग की घास पर पानी की सारी बूंदें पल भर में जम गईं, मानो वे पत्तियों में जड़े मोती हो, यहाँ तक कि उसके आसपास की हवा भी ठंडी हो गई। वाह, ये तो वाकई मजेदार है। लैन शुवान्यू ने खुशी से कहा, पानी के बारे में क्या ख्याल है? फिर बर्फ के कण दोबारा पानी में बदल गए। उन्हें अपनी बाह के चारों ओर लपेटने की कोशिश करो और देखो कैसा लगता है, लैन शियाओ ने कहा। लान शुवान्यू ने अपने विचारों को एकाग्र किया और पत्तियां मुड़ने घुमरने लगी, यहाँ तक कि वे उसकी बाह के चारों ओर लिप गईं। जब नीली चांदी की घास मुड़ घुमर रही थी तो लान शुवान्यू को लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गया हो। उसके चारों ओर सब कुछ स्पष्ट हो गया और अब वह अपने परिवेश में नीले प्रकाश के हर छोटे बिंदु को देख सकता था। ये हवा में तैरते जल तत्व थे। उसने सहज रूप से अपना बायां हाथ हिलाया और प्रकाश के वे छोटे नीले बिंदु स्वाभाविक रूप से उसकी हथेली के साथ ऐसे हिलने लगे जैसे वे उसका ही हिस्सा हो। उसे उन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त था। लान शुवान्यू अभी बच्चा ही था और जल तत्वों को नियंत्रित करना उसके लिए बेहद आनंददायक था। एक पल में वह उन्हें बर्फ के गोले में बदल देता और अगले ही पल उन्हें उमंग से नचाने लगता। वह उन्हें पानी और बर्फ के बीच अदला बदली भी करवाता था और यहाँ तक कि उन्हें फूल का आकार भी दे देता था। नान चेन किनारे से उसे देखती हुई अचंभित रह गई। वह स्वयं हिम तत्व की उपयोग करता थी और स्वाभाविक रूप से वह वायु में जल तत्वों की गति को भी महसूस कर सकती थी। आखिर बर्फ भी जल से ही बनी होती है, लेकिन अपने बेटे की तरह जल तत्व पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था, क्योंकि यदि वह अपनी आत्मा को मुक्त करती तो वह केवल बर्फ को ही नियंत्रित कर पाती। लेकिन लैन जुवान्यू जल और हिम तत्वों के बीच इतनी तेजी से बदलाव कर पा रहा था। क्या ये कोई ऐसा व्यक्ति कर सकता है जिसने अभी स्पिरिट विंड प्राप्त की हो? उनकी आध्यात्मिक शक्ति भले ही अभी कमजोर हो, लेकिन उनकी आध्यात्मिक शक्ति जिस सीमा तक नियंत्रण कर सकती थी और जल तत्वों के साथ उनका संबंध पूरी तरह से अप्रतिबंधित था। बेटा, थोड़ा आराम करो, लैन शियाओ ने कहा। इससे उनका यह अनुमान पुष्ट हो गया कि उनका बेटा कुछ बदल गया है। ये फैंग की आत्मा के दबाव से लिटिल शुवान्यू के शरीर में मानो कुछ जागृत हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई मोहर खुल गई हो और उसकी वास्तविक जन्मजात क्षमता अचानक प्रकट हो गई हो। यह उनकी व्यक्तिगत ताकत के लिहाज से तो स्पष्ट रूप से अच्छी बात थी, लेकिन वह वास्तव में नहीं चाहते थे कि उनके बेटे को बहुत अधिक ध्यान मिले। जब नीली चांदी की घास वापस उसकी हथेली में आई तो जल तत्वों के साथ उसका जुड़ाव काफी कम हो गया, हालांकि वे अभी भी मौजूद थे। ऐसा लग रहा था मानो वह जल तत्वों के साथ सबसे मजबूत बंधन केवल नीली चांदी की घास के माध्यम से ही स्थापित कर सकता था। लान शियाओ साधना कक्ष से बाहर निकला। वह अपने साथ एक हेलमेट जैसा उपकरण लेकर आया और बोला, बेटा, पिताजी एक बार फिर तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति की परीक्षा लेने जा रहे हैं। अनुवादक, नोबेल ही हिंदी ऑडियो नॉवल। मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति को बहुत पहले से ही आंकड़ों के आधार पर मापा जा सकता था। यह आध्यात्मिक गुरु की शक्ति का आकलन करने का भी एक महत्वपूर्ण तरीका था, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनके पास प्रबल आध्यात्मिक शक्ति होती है। आध्यात्मिक शक्ति और आत्मा के बीच सीधा संबंध होता था। मूलतः किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति उसकी आत्मा की गुणवत्ता के सीधे समानुपाती होती थी। इसे ध्यान के माध्यम से विकसित किया जा सकता था या व्यक्ति एक ही समय में आध्यात्मिक शक्ति या आध्यात्मिक वलय प्राप्त कर सकता था। हालांकि इस प्रकार की साधना दुर्लभ ही देखने को मिलती थी। सबसे निचले स्तर से शुरू करते हुए किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति को विभिन्न स्तरों में विभाजित किया जाएगा। आत्मा उत्पत्ति क्षेत्र, आत्मा संबंध क्षेत्र, आत्मा सागर क्षेत्र, आत्मा रसातल क्षेत्र, आत्मा डोमेन क्षेत्र और दिव्य उत्पत्ति क्षेत्र, जिसे केवल एक देव श्रेणी की आत्मा ही प्राप्त कर सकती है।
आत्मा उत्पत्ति क्षेत्र वह प्रारंभिक आध्यात्मिक शक्ति है जो जन्म के समय प्रत्येक व्यक्ति के पास होती है। ये सबसे मूलभूत आध्यात्मिक शक्ति भी है। आत्मा उत्पत्ति क्षेत्र पीले और उससे नीचे के रैंक वाली आत्माओं को धारण कर सकता है। संख्यात्मक दृष्टि से स्तर 0 से 50 तक की आध्यात्मिक शक्ति स्पिरिट ओरिजिन क्षेत्र से संबंधित है और लेन जुवान्यू, जिसकी आत्मा अभी अभी जागृत हुई है, स्पष्ट रूप से इसी स्तर से संबंधित है। पिछले परीक्षण के दौरान लेन शुवान्यू की आध्यात्मिक शक्ति 18 थी। वह आम लोगों की तुलना में अधिक शक्तिशाली था, लेकिन एक स्पिरिट रेंज वाले व्यक्ति के लिए उसकी शक्ति काफी औसत थी। यही स्पष्ट रूप से वह कारण था कि वह अतीत में जल तत्वों को अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाता था। लान शियाओ ने इस बारे में सोचा, अपने बेटे में इस तरह के परिवर्तन के साथ उसकी आध्यात्मिक शक्ति में भी बदलाव आ सकता है। उसे लगभग यकीन था कि बदलाव तो होगा, बस उसे यह नहीं पता था कि यह कितना होगा। फिर लेन शुवान्यू ने अपने सिर पर हेलमेट पहना और इसी के साथ परीक्षण शुरू हो गया। उसकी आंखें स्क्रीन से ढकी हुई थीं। उसने एक गलियारा देखा जिसके दोनों ओर घने पेड़ थे और जो अंत में एक छोटे से घर की ओर जाता था। बस उस घर पर ध्यान दो। हालांकि यह पहली बार नहीं था, फिर भी लैन शियाओ ने अपने बेटे को इसके बारे में याद दिलाया। लान शुवान्यू ने उस पर ध्यान केंद्रित किया और स्क्रीन पर संख्या तेजी से बढ़ने लगी। एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी, संख्याएं तेजी से बढ़ने लगी और जल्द ही 50 से ऊपर हो गई। फिर संख्या की गति धीमी होती गई जब तक कि वह 62 तक नहीं पहुंच गई। लान शियाओ और नानचेंग ने एक दूसरे को देखा। 18 से 62 वर्ष की आयु तक उनकी आध्यात्मिक शक्ति में 44 अंकों की वृद्धि हुई थी। नानचेंग के लिए, जिसके पास पहले से ही छठी अंगूठी है, 44 की आध्यात्मिक शक्ति कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन एक अंगूठी वाली बच्ची के लिए इतनी आध्यात्मिक शक्ति होना असाधारण प्रतिभाओं में शुमार होने जैसा था। और ये शक्ति मात्र एक दिन में ही बढ़ गई। ये तो बस एक छलांग थी। 50 से अधिक आध्यात्मिक शक्ति के साथ उनका पुत्र अंततः आत्मा संपर्क के उस स्तर तक पहुंच गया है जहां हृदय आत्मा से जुड़कर उसके विचारों को ग्रहण कर सकता है। आत्मा संपर्क के स्तर पर पहुंचने पर व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अपने उपयोग के लिए पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है। वह 2 पीली आत्माओं या एक बैंगनी आत्मा को सहारा दे सकता है। नानचेंग और लेन शियाओ की आध्यात्मिक शक्ति आत्मा सागर के स्तर पर बनी रही, जो आत्मा संपर्क के स्तर से एक स्तर ऊपर है। 50 से 500 के बीच की आध्यात्मिक शक्ति स्पिरिट कनेक्शन के क्षेत्र से संबंधित होती है और एक स्पिरिट मास्टर आमतौर पर हमेशा इसी क्षेत्र में रहता है। ठीक वैसे ही जैसे प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की अधिकांश आध्यात्मिक शक्तियां इसी स्तर पर होती हैं। नानचेंग को अच्छी तरह याद था कि जब वह स्पिरिट ओरिजिन क्षेत्र से स्पिरिट कनेक्शन क्षेत्र में स्थानांतरित हुई थी तब उसकी उम्र 20 वर्ष थी। किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति उम्र के साथ बढ़ती है और जितनी कम उम्र होती है, उसकी आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि उतनी ही अधिक मूल्यवान होती है। भले ही लेन शुवान्यू की आध्यात्मिक शक्ति साधना पहले की तरह धीमी गति से बढ़ रही हो, फिर भी वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रतिभाशाली माना जाता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जल तत्वों पर उसका इतना अच्छा नियंत्रण था। उन्होंने सोचा और परीक्षा के बाद लेन शियाओ और नानचेंग ने अपने बेटे को उसकी आध्यात्मिक शक्ति में हुई वृद्धि के बारे में नहीं बताया। उसे ज्यादा जानकारी न देना ही बेहतर था। पापा, मुझे लगता है कि आज मैंने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया और हाँ, हमारे वादे को मत भूलना। लेन शुवान्यू को अचानक ये बहुत महत्वपूर्ण बात याद आ गई। पापा इसे नहीं भूलेंगे। दरअसल मैंने तो 3 महीने पहले ही हमारे टिकट खरीद लिए थे। लेन शियाओ मुस्कुराए। परीक्षा के बाद स्कूल की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी और यह अच्छी बात थी कि लेन जुवान्यू को ठीक छुट्टियों से पहले ज्ञान प्राप्त हो गया। कम से कम अगर अकादमी को पता भी चल जाए तो उनके पास एक बहाना होगा। स्कूल की छुट्टियां 2 महीने तक चलेंगी और लेन शियाओ उन्हें बता सकती है कि लेन जुवान्यू को अचानक ज्ञान प्राप्त हो गया। अंतर्ग्रहीय यात्रा आसान काम नहीं था। लेन शियाओ और नानचेंग उच्च आय वर्ग के थे और इस बार अंतर्ग्रहीय यात्रा में उनकी काफी बचत खर्च हो गई थी। उन्होंने जो टिकट पहले से बुक किए थे उन पर छूट मिल चुकी थी और अब उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता था। पिताजी अमर रहें। लेन शुवान्यू उत्साह से उछल पड़ी। अगले दिन लेन शुवान्यू हमेशा की तरह स्कूल गया और लेन शियाओ ने उसे बस इतना कहा कि वह अपने आत्मा परिवर्तन के बारे में किसी को न बताए। परीक्षा के परिणाम घोषित हो गए हैं। जैसा कि उम्मीद थी, लेन शुवान्यू अपनी कक्षा में शीर्ष 3 छात्रों में से एक था और क्योंकि उसने युद्ध परीक्षा में ये लिंगटोन को हराया था, इसलिए उसे पहला स्थान मिला। शिक्षकों को लगा कि उसका पहला स्थान थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बताया गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे यह स्थान दे दिया। बहुत अधिक अनावश्यक और जटिल औपचारिकताओं के बिना शिक्षिका ने बच्चों को छुट्टियों का गृहकार्य सौंपने के बाद सीधे घोषणा कर दी कि अब स्कूल की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। लान शुवान्यू घर जाने ही वाला था कि उसे रोक दिया गया। ये लिंगटोन को देखकर लेन शुवान्यू ने भौहें चढ़ा ली। इस बार क्या बात है? ये लिंगटोन उसके सवाल से चौंक गई क्योंकि आज उसका उससे झगड़ा करने का कोई इरादा नहीं था। कल अपने पिता को लेन शुवान्यू को बेहोश करते देख उसे अभी भी बहुत बुरा लग रहा था। कुछ नहीं, मैं बस ये पूछना चाहती थी कि आप कैसा महसूस कर रही हैं, ये लिंगटोन ने कहा। तब लान शुवान्यू ने जवाब दिया, काफी अच्छा। वाकई वह काफी अच्छा महसूस कर रहा था। कल उसने जल तत्वों के साथ बहुत देर तक खेला, यहाँ तक कि सोते समय गलती से कुछ जल तत्व उसके शरीर में जमा हो गए और आज सुबह ऐसा लग रहा था जैसे उसने बिस्तर गीला कर दिया हो। इसका एक दुष्प्रभाव ये हुआ कि उसकी भूख बेतहाशा बढ़ गई। उसने सुबह भरपेट खाना खाया और हालांकि यह पिछली रात जितना बुरा नहीं था, फिर भी उसने अपनी सामान्य मात्रा से कई गुना अधिक खा लिया। ये लिंगटोन ने अपने टॉप का किनारा पकड़ा और एक पल हिचकिचाने के बाद बोली, मुझे माफ करना, मेरे पापा ने कल जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। पापा ने कहा कि तुम्हारी आत्मा बहुत खास है और एक रूपांतरित आत्मा होनी चाहिए जो हमारी आत्माओं को दबा देती है और उनकी आत्मा ने उन्हें बचाने के लिए स्वाभाविक प्रतिक्रिया दी। अरे कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। लेन जुवान्यू ने अपना सिर हिलाया। जाहिर है ये लिंगटोन के बारे में उसकी राय अच्छी नहीं थी क्योंकि पहली मुलाकात में ही उसने उसे तंग किया था। ये लिंगटोन की खूबसूरती की तो बात ही अलग है, स्कूल में कोई और छोटी लड़की उसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लेन शुवान्यू जितनी खूबसूरत तो कोई और नहीं थी। लान शुवान्यू अभी छोटा ही था, लेकिन वह जानता था कि ये फैन के अत्याचारों के कारण उसकी आत्मा में परिवर्तन आया और वह अधिक शक्तिशाली हो गई। वास्तव में यह एक अच्छी बात साबित हुई। स्कूल की छुट्टियां हैं तो अगले सत्र में मिलते हैं। लेन शुवान्यू ने ये लिंगटोन की ओर हाथ हिलाया, जिसके बाद ये लिंगटोन मुड़कर चली गई। उसकी जाती हुई आकृति को देखकर ये लिंगटोन ने अपने कोट की कॉलर को कसकर पकड़ लिया और अपने लाल होठों को सिकोड़ लिया। वह मन ही मन बुदबुदाए, घमंड करने की क्या बात है ना?
हालांकि उसने यही कहा था, लेकिन उसके मन में उस लड़के के बारे में उसके पिता की राय उभर आई। ये फैंग ने कहा कि लैन शुआन्यू एक अच्छा बच्चा है और इस बच्चे के साथ कुछ चमत्कारिक घटित हो सकता है। उसकी आत्मा अत्यंत शक्तिशाली हो सकती है। ये लिंटोन अभी छोटी बच्ची थी और बचपन से ही अपने शक्तिशाली पिता को अपना आदर्श मानती आई थी। हालांकि वह ये स्वीकार नहीं करना चाहती थी कि वह लैन जुवान्यू जितनी कुशल नहीं थी, लेकिन उसके पास आते ही उसकी आध्यात्मिक शक्ति तुरंत गायब हो जाती थी, तो भला वह उसे कैसे हरा सकती थी। उसके अवचेतन मन में कई विचार आए। उदाहरण के लिए एक विचार यह भी था कि क्या उसे लैन जुवान्यू के साथ अपने रिश्ते को सुधारना चाहिए या उसके जैसी बच्चियों के लिए किसी के प्रति अलग दृष्टिकोण रखना चाहिए। पिछले दिन जो कुछ हुआ था उसके बाद लैन जुवान्यू का स्वभाव और व्यक्तित्व दोनों ही थोड़े बदले हुए लग रहे थे। अनुवादक नोबेल ही हिंदी ऑडियो नॉवल। लान शियाओ और नानचेंग ने बहुत पहले ही छुट्टियों के लिए टिकट बुक कर लिए थे। उनके लिए ये यात्रा का एक दुर्लभ अवसर था। वे बचपन से ही अपने मूल ग्रह पर रहे थे और शादी के बाद स्वर्ग लुओ ग्रह पर आ गए थे। उन्होंने स्वर्ग दो ग्रह की यात्रा कभी नहीं की थी। चूंकि यह पहला ग्रह था जिसे मानव प्रवास के लिए चुना गया था, इसलिए मानव इतिहास में इसका विशेष महत्व है। वे अपने वतन से विकसित हुए पहले ग्रह का दौरा करना और ये देखना चाहते थे कि अब तक उसका विकास कितना हो चुका है। माँ, क्या हम जल्द ही अंतरिक्ष यान के अंदर बैठे होंगे? लैन शुआन्यू कार में बैठा था और उत्साह से अपनी माँ की आस्तीन खींच रहा था। नानचेंग ने अपने बेटे की बड़ी बड़ी आंखों को देखा, फिर खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, नादान बच्चे, तुमने मुझसे ये सवाल छठी बार पूछा है। जी हाँ, हम जल्द ही सवार होंगे और थोड़ी देर में अंतरिक्ष यान में बैठ जाएंगे, फिर तुम हमारे चारों ओर फैले विशाल अंतरिक्ष को देख पाओगे। ओह हाँ, ये तो बहुत बढ़िया है, लैन जुवान्यू ने उत्साह से चिल्लाकर कहा। लान शियाओ ने पीछे मुड़कर अपने बेटे को प्यार भरी नजरों से देखा। जैसे जैसे लान जुवान्यू बड़ा होता गया, वह एक बेहद प्यारे बच्चे से एक आकर्षक युवक में बदल गया था। खासकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ऐसा लगता था कि जैसे जैसे लान जुवान्यू बड़ा होता गया, उसकी काली आंखों में बैंगनी रंग की झलक दिखने लगी थी। उसकी क्रिस्टल जैसी साफ आंखें पलके झपकाते ही मानो पूरी दुनिया को प्रतिबिंबित कर रही हो। यह एक ऐसा रूप था जिसे देखकर हर कोई मोहित हो जाता, चाहे वह कहीं भी हो। अंततः स्पिरिट गाइडेंस फ्लाइंग कार अपने गंतव्य पर पहुंच गई, ज़ीलुओ शहर में स्थित विमानन अड्डे पर। उन्हें ज़ीलुओ शहर में रुकना पड़ा ताकि वे स्पिरिट गाइडेंस विमान से स्वर्ग लुओ ग्रह की राजधानी स्वर्ग लुओ शहर की ओर जा सके और वहां से उस अंतरिक्ष यान तक पहुंच सके जो उन्हें स्वर्ग दो ग्रह पर ले जाएगा। फिलहाल केवल राजधानी हेवन लुओ सिटी के पास ही अंतरिक्ष में वाहन भेजने की क्षमता है। इसके अलावा पहले से बुकिंग की आवश्यकता वाली उड़ानें भी बहुत कम है। लान शुआन्यू को आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए अंतरिक्ष यान में बैठने का कुछ अनुभव था, क्योंकि वह अपने माता पिता के साथ स्वर्ग लुओ ग्रह की सैर कर रहा था। वह अंतरिक्ष यान में अपनी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि इस पीढ़ी के हर बच्चे का अंतरिक्ष में जाने का सपना होता है। 3 घंटे बाद विमान हेवन लुओ शहर के हवाई अड्डे के केंद्र में सुचारू रूप से उतरा। विशाल मुख्य अंतरिक्ष उड़ान केंद्र तक पहुंचने के लिए उन्हें उड़ने वाली गाड़ी से आधे घंटे की और यात्रा करनी पड़ी। पूरे केंद्र का निर्माण और सजावट सफेद रंग से की गई थी, जिसमें एक विशाल धातु की दीवार थी जो एक बड़ी स्क्रीन का काम करती थी और उस पर विभिन्न प्रकार की छवियां प्रदर्शित की जाती थी। वाह माँ, क्या ये युद्धपोत है? उन तस्वीरों को देखकर लैन शुआन्यू उत्साह से उछल पड़ा। नानचेंग नीचे झुकी और अपनी उंगली होठों पर रखी। चुप रहो शुआन्यू, अपनी आवाज धीमी करो। सार्वजनिक स्थानों पर ज्यादा शोर नहीं करना चाहिए, ये सबसे बुनियादी शिष्टाचार है। हम दूसरों को परेशान नहीं कर सकते। जी हाँ, मुझे समझ आ गया, लेकिन माँ, क्या ये युद्धपोत है? लैन जुवान्यू ने अपनी आवाज धीमी कर ली, लेकिन उसके लहजे में अभी भी वही उत्सुकता थी। नानचेंग ने अपना सिर उठाया और स्क्रीन की ओर देखा। स्क्रीन पर अनंत तारों से भरे आकाश का दृश्य था, जिसके अग्रभाग में चांदी के रंग के अंतरिक्ष यानों का एक समूह था जो अपने विभिन्न आकारों के बावजूद एक सीध में चल रहे थे। सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान एक किले जैसा लग रहा था, जिसके चारों ओर कई छोटे युद्धपोत उसकी रक्षा कर रहे थे। जी बेटे, ये युद्धपोत है। इन जहाजों पर मौजूद इकाइयों की जांच करो। ये संघ द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया चौथा गैलेक्टिक बैटल ग्रुप होना चाहिए, लैन शियाओ ने स्पष्ट किया। पापा, ये तो कमाल है। जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं युद्धपोत चलाना चाहता हूँ। ठीक है। लैन जुवान्यू ने असीम उत्साह के साथ बार बार लैन शियाओ की आस्तीन खींची। लान शियाओ मुस्कुराया और अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, युद्धपोत चलाना आसान नहीं है। तुम्हें खूब मेहनत करनी होगी और कॉलेज में युद्धपोत संकाय की परीक्षा पास करनी होगी। सच कहूं तो अंतरिक्ष में जाना हर लड़के का सपना होता है ना? वह भी कभी जवान था और युद्धपोत का कमांडर बनने का सपना देखता था, लेकिन वे 1 लाख छात्रों में से सिर्फ एक को ही चुनते थे। युद्धपोत के कर्मियों में शामिल होने का मौका पाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बिना किसी विशेष प्रशिक्षण और कम से कम 20 साल के कठिन प्रशिक्षण के ये मुकाम हासिल करना लगभग नामुमकिन था। आकाशगंगा के बेड़े मानवता की सबसे शक्तिशाली ताकत थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे अंतर्ग्रहीय प्रवास को पूरा करने के लिए आवश्यक सुरक्षा कवच थे। ये जानना जरूरी था कि मानवता के 1000 वर्षों के इतिहास में केवल 4 आकाशगंगा बेड़े ही सफलतापूर्वक स्थापित किए गए थे और प्रत्येक बेड़ा सोल फेडरेशन की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति थी। लेकिन विज्ञान में विस्तार और विकास में वृद्धि के साथ विस्तार द्वारा प्रदान किए गए बढ़े हुए संसाधनों ने उन्हें बाद के बेड़ों की स्थापना के मामले में गति में उल्लेखनीय वृद्धि करने की अनुमति दी। इसका विस्तार इस हद तक हो गया था कि मानव जाति अंतरिक्ष में एक ऐसा केंद्र स्थापित करने में सक्षम हो गई थी जिसके बारे में केवल शीर्ष सैन्य अधिकारियों को ही जानकारी थी। इस केंद्र का नाम स्ट्राइक स्पेस फोर्ट रखा गया ताकि संघ के पहले महाविद्यालय स्ट्राइक कॉलेज को संघ के लिए पिछले हजारों वर्षों में किए गए उत्कृष्ट योगदानों के लिए याद किया जा सके। स्ट्राइक स्पेस फोर्ट के साथ साथ फेडरेशन के 5वें और 6ठे गैलेक्टिक बेड़े की स्थापना भी की गई थी, जिसके बारे में अनुमान लगाया गया था कि इसे केवल आधी सदी में पूरा किया जा सकेगा। लान शुआन्यू काफी देर तक बड़ी स्क्रीन पर टकटकी लगाए रहा। युद्धपोत बेहद आकर्षक थे, खासकर उन पर जगमगाती धातु की तोपें। ऐसा लग रहा था मानो लान शुआन्यू कल्पना कर पा रहा हो कि ये युद्धपोत अपने हजारों तोपों को पटाखों की तरह बरसा रहा है। ये सचमुच बेहद खूबसूरत था। चलो चलते हैं, हमें देर नहीं करनी चाहिए, वरना हम अंतरिक्ष यान में सवार नहीं हो पाएंगे। नानचेंग ने अपने बेटे को चिढ़ाते हुए कहा। जी हाँ, लैन शुआन्यू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। 3 सदस्यों का परिवार यात्रा की प्रक्रिया में लगा रहा। इसमें कई जटिल प्रक्रियाएं शामिल थीं और उन्हें 3 सुरक्षा जांचों से गुजरना पड़ा था।
अंतरिक्ष यान की लागत वास्तव में बहुत अधिक थी और ऐसा नहीं था कि इतिहास में कभी किसी दुष्ट ने ऐसे अंतरिक्ष यान को बंधक बनाकर फिरौती मांगने की कोशिश न की हो। यही कारण था कि उन्हें इन सब प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा। कई चौकियों से गुजरने के बाद वे अंततः प्रतीक्षा करने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रवेश कर गए। उस विशाल कांच के पैनल से लैन शुआन्यू ने दूर एक समतल मैदान पर एक विशाल और खड़ी संरचना देखी जो तोप के गोले जैसी दिखती थी। जी हाँ, यही वह अंतरिक्ष यान है जिसमें हम सवार होंगे। लैन शियाओ ने उसके प्रश्न का अनुमान लगा लिया था, इसलिए उसने तुरंत उसके संदेह को दूर कर दिया। वाह, ये तो बहुत बड़ा है। लैन शुआन्यू का उत्साह चरम पर था। लान शियाओ मुस्कुराया, वह अंतरिक्ष यान कई हिस्सों से बना है, जिनमें से मुख्य ढांचा और प्रणोदन इकाइयां सबसे महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में भेजने और उससे अलग होने के बाद प्रणोदन इकाइयां अपने आप वापस लौट आएंगी ताकि उनका दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। और एक बार अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में चला जाए तो वह अपने निर्धारित मार्ग पर चलकर हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचा देगा। हम वर्महोल से होकर गुजरेंगे और अनुमान है कि हम 7 दिनों में हेवन 2 ग्रह पर पहुंच जाएंगे। बेटा, अपनी उत्तेजना पर काबू रखो, वरना अंतरिक्ष बहुत उबाऊ हो जाएगा। मुझे अंतरिक्ष बहुत पसंद है पिताजी, मैं कभी ऊब नहीं पाऊंगा। अपने पिता के शब्दों से लैन शुआन्यू का उत्साह कम नहीं हुआ। अब सवार होने का समय आ गया था। अंतिम सुरक्षा जांच के बाद 3 लोगों का परिवार आखिरकार अंतरिक्ष यान में सवार हो गया। केबिन में बर्थ को स्वाभाविक रूप से विभिन्न श्रेणियों और वर्गों में विभाजित किया गया था। वास्तव में एक औसत वेतनभोगी कर्मचारी के लिए अंतरिक्ष यान में यात्रा करने के लिए पर्याप्त धन होना असंभव था। लैन शियाओ और नानचेन पहले से ही उच्च मध्यम वर्ग में आते थे, लेकिन एक अंतरिक्ष यात्रा ही उनकी सारी बचत को खत्म करने के लिए काफी थी। और इसके बावजूद वे सबसे निचले दर्जे के केबिन बर्थ में बैठे। सभी को पर्याप्त ऊंचाई के साथ 1 वर्ग मीटर का निजी स्थान दिया गया था। दोनों ओर लगे 2 अलग किए जा सकने वाले धातु के गार्डों की सहायता से कुर्सी को झुकाया जा सकता था। ऊपर की सीटें कहीं अधिक आरामदायक थीं। बच्चों की सीट बड़ों से अलग थी। लैन शुआन्यू की केबिन बर्थ छोटी थी, लेकिन उसके लिए अपने माता पिता के बगल में लेटने के लिए पर्याप्त थी। फैमिली पैकेज में कुछ तय भोजन भी शामिल थे, जो अपेक्षाकृत किफायती था। फेडरेशन के 7703 अंतरिक्ष यान में आपका स्वागत है। आशा है कि हमारी आगामी यात्रा में हम आपको राहत और खुशी प्रदान कर सकेंगे। आगे हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे जिनका पालन करना हमारे अतिथियों से अनुरोध है। इसके बाद पूरे अंतरिक्ष यान में एक मधुर आवाज प्रसारित की गई। ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल नोवल ही हिंदी ऑडियो नॉवल।